ओके, शुरू करें। अब भाई पॉलिटिक्स शुरू करेंगे, ठीक है। आज हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 2 पे। तो लेक्चर नंबर 2 पे शुरू करते हैं अपन। मैंने लास्ट आपको राइट्स लिखवा दी थी हेडिंग, ठीक है। तो हेडिंग आपने डाली थी राइट्स, राइट्स डाल दो, राइट्स डाल दी। अब ये राइट्स कैसे, क्या, कितने तरीके के होते हैं, ये थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, लेकिन हेडिंग इसी के अंदर पढ़ना है। राइट के अंदर नीचे लिखना फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ब्रैकेट में लिखना आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35। मैंने बता दिया था ये संविधान के आर्टिकल्स होते हैं, यानी कि संविधान में कोई बात कैसे लिखी हुई है वो आर्टिकल के माध्यम से लिखी होती है। जैसे हमने लाइन नंबर, पैराग्राफ नंबर या टॉपिक नंबर होता है ना, वैसे इसमें होते हैं आर्टिकल नंबर। आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स नाम का टॉपिक है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है ये सब समझेंगे। तो शुरू करते हैं आर्टिकल 12 से। हेडिंग डालो आर्टिकल 12, आर्टिकल 12। उसके आगे लिख देना डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अभी जो मैंने कहा था ना, राज्य हम धीरे धीरे समझेंगे कि राज्य होता क्या है, लेकिन इस पर्टिकुलर 12 से 35 फंडामेंटल राइट के चैप्टर में जहां जहां वर्ड स्टेट आया है उसका क्या अर्थ है वो आर्टिकल नंबर 12 ने बता रखा है। संविधान क्योंकि एक लॉ बुक है, तो लॉ बुक में हर चीज स्पष्टता से बतानी होती है कि हम यहाँ कोई भी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो ये किस सेंस में, वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो वो बताएगा डेफिनेशन ऑफ स्टेट कि यहाँ राज्य जो हमने समझा है वो क्या है। अब ये समझने के लिए पहले प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट जरूरी है। बस ये हेडिंग डाल के छोड़ देंगे, इसमें क्या लिखा है वो सब मैं बताऊंगा, आराम से समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसी के अंदर ही जो जो चीज अभी आएंगी ना कि स्टेट होता क्या है। तो स्टेट का फिर से दोबारा, जैसे पहले भी मैंने आपको एक जनरल कंसेप्शन बताया था नॉर्मली राज्य का क्या मतलब है, आज उसी कंसेप्शन को आगे बढ़ाऊंगा कि राज्य का ये भी मतलब है। राज्य क्या है, एक बहुत बड़ी चीज है, धीरे धीरे ही समझ में आएगी। लेकिन सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए राज्य क्या है वो अभी अपन समझेंगे, उससे पहले भी कुछ राज्य के बारे में बातें जाननी है वो अब अपन जानेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट डाल दिया। उसके बाद लिखना लिखो ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, राज्य के अंग, ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। लिखो देयर आर 3 organs of a state, there are 3 organs of a state, namely the legislature, namely the legislature, the executive and the judiciary, and the judiciary, and the judiciary, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे क्या चीज होती है। पेन नीचे रख दो, ठीक है। वापस से पिछले लेक्चर की काफी चीज रिकॉर्ड होंगी, लेकिन जब ये चीजें कई बार 3-4 बार आपके दिमाग से गुजरेंगी ना तो आपके दिमाग में सही से सेट होगी। अब आज आप थोड़ा थोड़ा प्रिडिक्ट कर पाओगे कि हाँ पिछले लेक्चर में भी कुछ कुछ चीजें थी। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, क्यों है 3 ऑर्गन्स स्टेट के। लेजिस्लेचर को बनाया गया है फॉर लॉ मेकिंग, कानून को बनाने के लिए। कानून क्या है ये अपन पहले समझ चुके थे पिछले लेक्चर में, ठीक है। जैसे आपको अभी नहीं पता हो क्या है तो आप पिछला लेक्चर की मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वो देख लीजिएगा, ठीक है। लॉ मेकिंग। एग्जीक्यूटिव किस लिए, एग्जीक्यूटिव को क्या बोलते हैं, कार्यपालिका। ये है विधायिका और ये है न्यायपालिका। एग्जीक्यूटिव का काम होता है ये जो कानून बन गया है ना इसको इंप्लीमेंट करना, लागू करो, चलो
लॉ इम्प्लीमेंटिंग, ये इसका काम होता है। और जुडिशरी का क्या काम होता है कि ये कानून जो बने हैं इसका मतलब क्या है ये बताओ दुनिया को, और किसी की कोई निपटारा हो, कोई केस वेस हो तो उनको निपटारन करो, यानी लॉ एडजुडिकेटिंग या लॉ इंटरप्रेटिंग। लॉ इंटरप्रेटिंग, ठीक है भाई। लॉ एडजुडिकेटिंग या लॉ इंटरप्रेटिंग, ये इन तीनों के काम हैं। यानी मुख्यतः हमें ये समझ में आता है कि ऑर्गन्स ऑफ स्टेट या स्टेट के मेन काम सब कानून के इर्द गिर्द ही हैं। कानून बनाना, कानून लागू करना, का न्याय देना, वही, ठीक है। तो ये मैंने पिछली क्लास में समझा दिया था कि देश में जो कुछ होता है सब कानून से ही होता है। या हमारे देश में ऐसे होता है कि मैं हूं शिवगामी देवी और मेरा वचन ही है मेरा शासन, नहीं होता ना। शिवगामी देवी की तो नहीं चलती ना यहाँ, यहाँ तो कानून बनाना पड़ता है। या मोदी जी कह रहे हैं मैं हूं मोदी मेरा वचन ही है शासन, नहीं, कानून का शासन चलता है। जो कानून में लिखा होता है ना उसको लागू करने का काम मोदी जी का है। और बहुत सारे, इनको इतना बड़ा स्टाफ दे रखा है, अभी समझाऊंगा कौन कौन आता है इनमें। और जुडिशरी ये बताएगी कि कभी दिक्कत हो जाए ना कि कानून में ये लिखा है इसका मतलब क्या है, ये तय करेंगे मतलब क्या है, ये बनाएंगे, ये लागू करेंगे, ये तय करेंगे, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग संस्थाएं हैं हमारे देश में जो होती है। कुछ देशों में ये संस्थाएं बिल्कुल एक दूसरे से पृथक होती हैं। इसका कोई रोल ये नहीं करता, इसका कोई रोल ये नहीं करता, इसका कोई रोल ये नहीं करता, ये तीनों आपस में बिल्कुल अलग होती हैं। कुछ देशों में इस ये और इन दोनों के बीच में ये जो दीवार थी ना ये थोड़ी पारदर्शी होती है, कुछ काम इधर से उधर हो जाते हैं, उधर से इधर हो जाते हैं। हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है, पूरी तरह से ऐसी दीवार नहीं बनाई हमने बिल्कुल अलग पृथक, कुछ कुछ काम एक दूसरे कर लें। अभी समझेंगे कैसे करते, सब आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि हमारा देश कैसे चलता है, ठीक है। अब इन तीनों को एक एक करके समझाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल अब हमें इस देश के अंदर एक नया, मैंने बताया नियम बनाते हैं कि देश को कैसे चलाया जाए, तो एक नया नियम बनाना है जो कि कानून बनेगा। तो नियम बनाने के लिए ऐसे तो नहीं हो जाता कि लोग चीख चिल्ला के बोल दो नियम बनाओ नियम बनाओ, ऐसे नहीं होता। एक ऐसे पर्चा लिया जाता है, वो पर्चे पे नियम लिखे जाते हैं। और आमतौर पे अभी बता रहा हूं, वैसे मैं बिल्कुल ये अज्यूम नहीं करता हूं आपको कुछ भी पता हो, फिर भी मैं बता रहा हूं कि इतना तो हर आदमी को पता ही होता है कि भाई एक संसद जैसी जगह, वहां लोग बैठे होते हैं, उनके समक्ष लोगों को, अब संसद क्या होता है ये कतई आपको नहीं पता, वो मैं बताऊंगा। पर ये मान लो एक सभा है, उस सभा में लोग बैठे हुए हैं, जैसे आप लोग सब बैठे हुए हो, आप लोगों को मैं पर्चे दे दूं कि साहब ये नियम मैं फलाना अपने यहाँ संस्थान में लागू करना चाहता हूं, आप सब उसको पढ़ोगे, फिर उस पर बहस करोगे, अरे नियम नंबर 2 में तो साहब ऐसी दिक्कत है, आप कहोगी ना 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 कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, ये नियम तो लागू होना चाहिए। वो कहे नहीं नहीं थोड़ी दिक्कत तो है, वो कोई और अगला बोलेगा नहीं 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 बिल्कुल सही है, ऐसे सब तरह की बहस होंगी। अब सब तो एक बात पे राय कभी रखते नहीं है, तो कोई एक तरीका ऐसा अपनाया जाएगा जिसको आमतौर पर हम मेजोरिटी कहते हैं, ज्यादा हाथ खड़े कर लेंगे भाई, ज्यादा जिसके साथ हैं वही फैसला ले लेंगे। तो जो वो पर्चा आया उसको कहते हैं बिल, क्या कहते हैं, चूहे वाला बिल नहीं, इंग्लिश वाला बिल, बिल सुना है वर्ड बिल, बिल पेश किया फलाने के लिए, बिल पेश किया आज संसद में, ये बिल पेश हुआ, बिल पेश होता है। बिल होता है कोरा कागज जिसपे नियम लिखे हुए हैं, बिल बना दो, ऐसा दिखता होगा कुछ कुछ बिल, ऐसे ही मल्टीपल पन्नों का भी हो सकता है जिसपे कुछ कुछ लिखा हुआ है, ये संसद में पेश होता है। संसद की संसदीय प्रक्रियाएं होती हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनसे ये बिल गुजरता है, फिर वोटिंग होती है। यानी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग कैसे, बहस होगी, कोई कमेटी से पूछना है, कमेटी से पूछेंगे कि साहब ये प्रावधान सही है कि नहीं है, हमें समझ कम है। जैसे मान लो कोई डॉक्टर से रिलेटेड है तो कुछ ऐसी चीज डॉक्टर्स से पूछी जाएंगी, कमेटी में डॉक्टर्स को लाया जाएगा कि साहब ये चीज ठीक है कि नहीं, ऐसे कमेटी थोड़ी रिसर्च करेगी। फिर उसके बाद सब एक एक करके हर एक पॉइंट को वोटिंग करते हैं कि साहब ये पॉइंट को राजी कर दें, हाँ यस, तो ऐसे चिल्लाया जाता है। अभी बता देता हूँ, संसद में किसी भी चीज पे वोटिंग होती है तो वोटिंग में ऐसे होते हैं, दोज इन द फेवर, यानी जो इसके साथ हैं से ए, तो वो सब चिल्लाते हैं ए, दोज अपोजिंग से ने,
क्योंकि इंग्लैंड में ऐसे होता था, हमारे महामहिमों ने ऐसे ही चुन लिया, ए और नहीं चिल्लाते हैं आज भी। हम हाँ और ना भी चिल्ला सकते थे, लेकिन हम ए एंड नेज, AYES एज एंड नेज या नोज ऐसे चिल्लाते हैं, एज एंड नीज चिल्लाते हैं। तो एज नीज, ठीक है, कि हाँ या ना, तो ऐसे चिल्लाते हैं। जितने एज के हाथ ज्यादा बड़े होते हैं, जब हाथ से नहीं काउंटिंग हो पाती तो बटन दबा लेते हैं कि वो वोटिंग काउंटर को वोटिंग काउंट कर लेगा। जिसके पक्ष में होता है तो वो यस पास हो जाता है, पास हो जाता है। ऐसे ही फिर पूरे सारे की सारे हो गए कि हाँ भाई इतने इतने ये पॉइंट अपन कर रहे हैं, फिर पूरे बिल की एक साथ वोटिंग करा लेते हैं, पूरा बिल पास कर दें। तो दो से एज, तो एज के अगर आधे से ज्यादा के हाँ कर दी तो पास हो जाता है। अब ये पास होने के बाद जाता है दूसरे हाउस में, क्योंकि संसद में दो हाउस होते हैं, यानी दो सभाएं होती हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। तो मान लो लोकसभा से ये जनरेट हुआ था बिल, कहां गया, राज्यसभा में यही प्रोसेस फॉलो की जाएगी। फिर राज्यसभा में वही एज नेज चिल्लाते हैं। अगर यहां भी पास हो गया, फिर जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिर्फ सिग्नेचर करता है कि हाँ भाई हो गया होगा, या श्योर श्योर, ठीक है। अब ये लॉ एक्ट बनने की प्रक्रिया में आ गया है, कानून बनने की। अब ये कानून ये प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, फिर इसके बाद अब आप लोगों को कैसे पता कि ऐसा बिल आ गया या ऐसा कानून आ गया, तो आपको नोटिफाई करना जरूरी है, बताना। तो एक होता है, उसको कहते हैं गैजेट ऑफ इंडिया, सुना है गैजेटेड ऑफिसर। तो गैजेट ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारत का राजपत्र। उस राजपत्र में वह चीज छापी जाती है ताकि आम आदमी उसको पढ़ सके। गैजेटेड ऑफिसर वो होता है जिसका इस राजपत्र में नाम छपता है जब उसका अपॉइंटमेंट होता है, तो उसको गैजेटेड ऑफिसर कहते हैं। गैजेट ऑफ इंडिया में वो बिल छप जाता है और उसमें तारीख लिखी होती है, फलाने तारीख से लागू होगा, तो ये एक्ट बन चुका है। जब प्रेसिडेंट ने साइन किया, एक्ट हो गया, नोटिफिकेशन दे दिया, लागू हो गया, इंप्लीमेंट हो गया। समझ में आई बात। तो अब ये एक कानून बन गया है, एक बिल से कानून बनने तक का सफर। ये सब मोटा मोटा बता रहा हूँ, सब चीज एग्जैक्टली क्या होती है, कितनी स्टेज आती है, सब जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तब सब बताऊंगा। हमारे देश में ऐसा होता है, सब देशों में ऐसा होता है कि नहीं हमें नहीं मालूम करना। किसी की कैसी भी व्यवस्था अपना ले, किसी के यहाँ दो हाउस ही ना हो, कोई एक ही हाउस और सीधा प्रेसिडेंट के साइन, किसी के यहाँ प्रेसिडेंट ही ना हो, सिर्फ ये दो हाउस ही तय करें, कुछ भी हो सकती है व्यवस्था, जिसने जैसी चुनी वैसी व्यवस्था बनी। हमने तो ये चुनी है भाई साहब, सीधी बात। ये बन गया एक नया कानून। अब बताओ इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी, हाँ, एग्जीक्यूटिव की। तो पहले ये समझ में आए एग्जीक्यूटिव होता कौन है। तो अभी हमें समझ में आया जैसे हमारी पार्लियामेंट में तीन पार्ट थे, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट, यानी ये तीनों मिलके पार्लियामेंट बनाते हैं, दो नहीं तीन, क्योंकि उसका भी तो सिग्नेचर लगता है ना। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का हेड होता है हमारे देश में प्रेसिडेंट, यानी हर एक चीज पे इसी का सिग्नेचर होता है। लेकिन इसको, क्योंकि ये अपने आप से सारा काम नहीं करता है, इसको चाहिए एक प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल, जो सलाह देगा राष्ट्रपति को कि ऐसे करो। असल शक्ति तो प्रधानमंत्री के पास ही होती है सारी, ये जो सलाह देगा राष्ट्रपति को वही करना है, ठीक है। अब राष्ट्रपति के पास दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है जैसे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऐसे ही मिनिस्टर विनिस्टर, ये जो है ना, हालांकि होते ये नहीं है, होते तो वो हैं जो डिपार्टमेंट पे मिनिस्ट्री लेते हैं, जो भी, जैसे मान लो कोई भी एक मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, तो डिफेंस मिनिस्ट्री पूरी इसने संभाल रखी होगी, तो ये टॉप लीडर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाला। ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाला मिनिस्टर, ये सब मिनिस्टर्स। हाँ, पीएमबीएस में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव सबसे टॉप लेवल का। परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते सेक्रेटरी या आईएएस, ठीक है। तो आप किसकी तैयारी कर रहे हो, ये एग्जीक्यूटिव बनने की या ये एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सेक्रेटरी जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ऐसे अलग 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 तबके होते हैं सबके, ठीक है। इस परमानेंट एग्जीक्यूटिव का मतलब है ये हमेशा रहेंगे, जब से नौकरी लगेगी और रिटायरमेंट तक, ये सिर्फ 5 साल के लिए होते हैं, फिर इनको दोबारा चुन के लाते हैं। लेकिन ये जो है, ये इनके सर पे बैठे होते हैं, ये इनको ऑर्डर देते हैं, लेकिन 5 साल बाद कोई और आएगा ऑर्डर देने,
समझ में आई? ये हमारे देश की व्यवस्था है कि ऐसे एग्जीक्यूटिव काम करते हैं हमारे। इसी में नीचे डायरेक्टर, डायरेक्टर से नीचे, नीचे फिर कैसे कलेक्टर, कलेक्टर से नीचे और एसडीएम, एसडीएम से और नीचे, ऐसे ही इसी में आगे एक डिपार्टमेंट पुलिस का है तो पुलिस में भी एसपी, एसपी से उस एसपी के ऊपर कमिश्नर, या फिर कहीं आईजी है तो आईजी, नीचे की तरफ जाओ तो डीएसपी, फिर क्या इंस्पेक्टर, फिर सीआई, फिर हवलदार, ऐसे सब एग्जीक्यूटिव है। क्या ये सब कानून लागू करने का काम करते हैं? हाँ, सिंपल। यही लोग हैं जो कानून को लागू करते हैं। ये जो टॉप लेवल के होते हैं ना, सेक्रेटरी एंड ऑल, ये कानून बनाने का काम करते हैं। उसके नीचे वाले जो है डिपार्टमेंट्स में, वो कानून लागू करने का काम करते हैं। लेकिन है दोनों लागू ही। ये पॉलिसी निर्धारण का काम करते हैं, वो पॉलिसी एग्जीक्यूशन का काम करते हैं। पॉलिसी हो या कानून हो, किसी को भी ये इनकी जिम्मेदारी है। बात समझ में आ रही है? यानी कोई भी नया नियम बना वो अब ये लोग लागू कराएंगे। समझ में आई बात? तो हम यही बनना चाह रहे हैं, ये लागू कराने वाले। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे सरकार ने मान लो कोई पॉलिसी बनाई कि भाई गरीबों को इतना अनाज मिलेगा, तो अब वो आएगा तो किसी ना किसी कलेक्टर की देखभाल में ही ना, कि इस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच रहा है, या इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहाँ कहाँ जाना है, वो सब तय करने का, उसके निर्णय लेने, कहाँ से क्या चीज जाएगी, क्या क्या नियम बनाए जाएंगे, वो सब कलेक्टर की तो जिम्मेदारी है। शिक्षा कैसी होगी, कलेक्टर की तो जिम्मेदारी है। एक डिस्ट्रिक्ट का राजा टाइप होता है कलेक्टर। ठीक है, जो हर चीज एग्जीक्यूट कराता है। जुडिशरी तो ये बताएगी कि कानून का मतलब क्या है। तो अभी इस पे अपन ज्यादा ध्यान नहीं देते। एग्जीक्यूटिव का मोटा मोटा मतलब समझ में आ गया? कानून को लागू कराएगा, लेजिस्लेचर कानून को बनाएगा। और ये कानून में क्या कोई दिक्कत है तुम्हें, हमारे पास आओ, हम बताएंगे कानून का मतलब क्या है। तो ये मतलब बताएगा, बहुत मतलब ये है। ठीक है, अब आते हैं भाई, तुम्हें एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, ध्यान से समझना। कि ऐसे अपन को कोई व्यवस्था जो हमारे हिंदुस्तान में है ना, व्यवस्था हमने अपना रखा है पार्लियामेंट्री सिस्टम। दुनिया में और बहुत 75 तरीके के सिस्टम है, अभी वही पढ़ेंगे। लेकिन मोटा मोटा, क्योंकि पहले मैं ब्रीफ करता हूँ फिर मैं लिखाता हूँ, तो हमने कौन सा सिस्टम अपनाया हुआ है वो ध्यान से सुनते हैं। तो मान लो आप लोग सब, जैसे कि कौन सा गेम खेलते हो, कोई गेम का नाम बताओ जिसमें टीम चाहिए हो। क्रिकेट, चलो क्रिकेट मान लेते हैं। ठीक है, तो 22 लोग हो आप लोग। ठीक है, ऐसे मान लो 22, यू आर 22 पीपल और यू डिसाइडेड टू प्ले अ गेम ऑफ क्रिकेट। अब आप लोगों ने क्या किया, अरे क्रिकेट खेलना है, बैटर बॉल और विकेट तो चाहिए, चलो 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 सब पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। पैसे दोगे, फिर सब जाओगे कि दुकान पे खरीदने? सब जाया करो ना। क्यों करते हो ऐसा? एक आदमी को ही बेचते हो ना। तो ये जो फैसला लिया ना कि क्रिकेट बैट लाया जाएगा और बॉल लाई जाएगी, ये तो आप सबने लिया ना। लेकिन क्यों फिर दुकान पे सब लेने क्यों नहीं जा रहे हो? फैसला लेने तो सब आ गए। तो ऐसा ही हमारे देश में, ये कानून बनाने के लिए तो ये सब संसद में बैठ जाते हैं, लेकिन लागू करने की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे देते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के थ्रू लागू करता रहे। समझ में आई बात? तो अभी खत्म नहीं हुआ, एग्जाम्पल चल रहा है, रनिंग एग्जाम्पल है मेरा। अब भाई आप लोगों ने कहा कि अच्छा हम 22 में से, तो ऐसे भाई दो लोग चुन्नू और मुन्नू, तुम जाओ बैट और बॉल लेके आओ। चुन्नू और मुन्नू को पीसा दिया जाएगा कि लो भाई पीसा लो, है कि नहीं? तो मान लो दो बैट आए 1200 2400 रुपए के, दो बॉल आई 300 600 रुपए की, 3000 रुपए आप लोगों ने, या फिर 22 लोगों तो टोटल मान लो 2200 लो, सबने 100 रुपए दिए और उसको जेब में दे दी कि भाई 200 दिए, मान लो 4400 रुपए कि जा बढ़िया वाली बैट, बढ़िया वाली बॉल ले आओ और विकेट भी ले आना, तो मान लो 4400। अब ये दोनों गए चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू मुन्नू ने कहा कि चलो लाओ लेके आते हैं, सो डेकेथलॉन चले गए, यही अपने बगल में डेकेथलॉन, कि लाओ साहब विकेट दे दो और ये दे दो। तो इन्होंने पूछा कितने के आ रहे हैं, तो उसने कहा कि साहब ये तो 4400 के आ रहे हैं। तो ये लेके कितने गए थे, उतने ही लेके गए थे 4400। फिर चुन्नू थोड़ा समझदार था, चुन्नू ने कहा रुक रुक रुक, यहाँ तो बिल बनेगा, उसी दुकान पे चलते हैं। उससे पूछा कितने के हैं, बोला 4000 के हैं, या फिर बोला 3600 रुपए के, चलो 4000 में 3600 रुपए, या फिर मान लो 4400 थे तो 3400 रुपए के हैं। तो उसने कहा कि ठीक है लेकिन बिल बनाना 4400 का, ठीक है, और दे दे सारी चीजें। तो तुम्हारे लिए तो सारी चीजें आ गई, उसने बिल भी दे दिया तुम्हें, कितने का, 4400 रुपए। या फिर मान लो अभी के लिए बिल नहीं दिया, वो आके बोलता है कि भाई 4400 रुपए के आए,
तो बाकी सब लोग तो ऐसे कहते हैं हाँ ठीक है चलो खेलने शुरू करते हैं। उतने में ही ये उठ के बोलती है ना ना, बिल देगा। अब मान लो कि वो बिल नहीं लाए, तो अब ये पहला तो डाउट आ गया कि ये सही में 4400 के लाया कि नहीं लाया। ठीक है, तो अब कंफर्मेशन का तरीका क्या होगा, तो ये उस आदमी को बोलेंगे कि भाई फोन करते हैं। तो इसने उसको तुम्हें बोला कि फोन करो, तुमने फोन करा, उससे पूछा कितने का आया, तो इसको पहले ही समझा के आए थे तुम बोलना 4400 का। लेकिन इसको अभी भी लगा कि नहीं डाउट है कुछ, मैं भी दुकान पे चेक करके आऊंगी। ये गई तो पता चला 3400 रुपये का ही है। अब या फिर वो बिल फर्जी बनवा लाए थे, लेकिन इसको डाउट हुआ कि यार कुछ मुझे गड़बड़ी लग रही है, चेक करके आई 3400 रुपये के थे। तो जितना भी काम हम एग्जीक्यूटिव को देते हैं कि कानून इंप्लीमेंट कर, तो इसको पैसे की शक्ति भी तो देते हैं कि ये पैसा है ले खर्च कर, जहां जहां हम कहते हैं पॉलिसी बना खर्च कर, तो इस पे देखभाल रखना भी तो जरूरी है। नहीं तो ये तो वैसे चुन्नू मुन्नू की तरह करेगा ना, 3400 का बिल लगाएगा। हमारे देश में यही हुआ है खूब, पेट भर के। तो ये जिम्मेदारी किसकी थी, ये जांचने की, इन तुम्हारी गैंग की 22 लोगों की। पैसा तो तुम्हारा ही गया है ना, तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना कि इससे सवाल पूछे। इसको कहते हैं रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अगर वो जवाब दे, चुन्नू और मुन्नू ये कहीं देखो साहब बिल देख लो, उससे फोन पे बात करा देता हूँ, रेस्पॉन्सिबल है। इसको कहते हैं रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी वो तुम्हारी तरफ उत्तरदायी है, कहाँ पैसा खर्च किया, ये पॉलिसी ऐसी क्यों लाए। तो ये हो गई रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और वो क्या कर दिया खर्च, चल जा, तेरे बाप का थोड़ी लिया है तो वो तुम कह सकते हो हाँ, हमारे बाप का ही लिया है, हमने ही तो पैसे दिए, लेकिन वो कुछ भी कह देगा ना, जान नहीं दे रहा है बिल, तो वो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है। राजा ऐसे ही करते हैं क्या? राजा किसकी तरफ उत्तरदायी, किसी की तरफ नहीं, है ना। ये तो बहुत जरूरी चीज है। तो ये बहुत जरूरी चीज थी, इसीलिए हमने अपनाई, क्योंकि हमें पता था कि अगर हमारे देश में हम राजा जैसी प्रणाली अपना लेंगे ना, जो उत्तरदायी शासन नहीं होगा, तो हमारे देश को बेच के खा जाएंगे ये सब। अभी भी बिक रहा है अपनाने के बाद भी, और नहीं अपनाते तो जाने अब तक तो सब बिक जाता। समझ रहे हो, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का सिद्धांत हमने अपनाया। किस लिए अपनाया, ताकि हमें ये पता रहे कि साहब ये जो एग्जीक्यूटिव है कहाँ खर्चा कर रहा है, वेयर द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री आर बीइंग स्पेंट। ये हमेशा लेजिस्लेचर को पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है, ये लेजिस्लेचर है कौन, ये लेजिस्लेचर है मैं और आप। हम वोट डालते हैं, ये हमारा ही प्रतिनिधि है। ठीक है, तो दुनिया में कितनी तरह की ऐसी लेजिस्लेचर होते हैं, या चूज करने के, गवर्नमेंट चूज करने के तरीके क्या होते हैं। आमतौर पे इस एग्जीक्यूटिव को अपन गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभार मोटा मोटा स्टेट को भी गवर्नमेंट कह देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये सब आपस में सिनोनिम से वर्ड है। अब देखते हैं अपन ने क्या व्यवस्था अपनाई है लेजिस्लेचर के लिए। तो मैंने क्या कहा, लेजिस्लेचर जैसे अभी केंद्र पे चलते हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। अभी सिर्फ इस लोकसभा की बात करते हैं, इसको अभी स्किप करते हैं। कि मैंने कहा ना मेरे एग्जाम्पल में कि वो 22 लोग थे। अब ये जो लोग हैं ना यहाँ जितने भी हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ 500 लोग हैं, हालांकि 500 नहीं है, ठीक है, लेकिन मोटा मोटा अपनी कैलकुलेशन ईजी रहेगी, इसीलिए 500 लोग हैं। कि हमने 500 लोग भेजे हमारे पूरे देश से, तो क्या ये हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। तो हमने एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी चुनी हुई है, जिसमें हम हमारे प्रतिनिधि भेजते हैं, किस काम के लिए, कि भाई आप जाओ और हमारी तरफ से फैसला लेना। अब एग्जाम्पल बदलता हूं कि इस चीज को समझाने के लिए ध्यान से देखना। अगर मान लो, अब जैसे ये एक एग्जाम्पल हुआ था, तो दूसरा आते हैं कि भाई अगर अपन समहाउ ये चीज देखें कि भाई अब हमें देश में कोई पॉलिसी लेनी है, कोई नया नियम लाना है, या कोई भी नई पॉलिसी लानी है कि भाई गरीबों को अनाज जो है अभी मुफ्त में मिलता था, मुफ्त में ना मिले, सबको 15 रुपए किलो मिले या 5 रुपए किलो, कुछ भी ले लो। अगर ऐसा फैसला लेने के लिए सभी देशवासियों से पूछा जाए तो अच्छा है, या सिर्फ उस संसद में बैठे हुए लोगों से पूछ लें तो अच्छा है, ज्यादा अच्छा कौन सा है, क्यों ऐसा क्यों, और सबसे पूरे देश से पूछें ऐसा।
नहीं, अभी तो मैं कह रहा हूं ये रिप्रेजेंटेटिव्स को हटाओ। बेटर ऑप्शन क्या है, ज्यादा अच्छी डेमोक्रेसी कौन सी है? कि हम सबसे पूछो ना क्या करना है, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जब देश के महत्वपूर्ण डिसीजन डायरेक्ट जनता से पूछे जाते हैं ना, तो इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। हमारे देश में ऐसी है नहीं है। तो जब बड़े देश होते हैं ना, जिसमें हर चीज के लिए चुनाव नहीं करवाया जा सकता है कि भाई 5 रुपए बढ़ाने के नहीं, चलो पूरे देश में चुनाव कराने का पैसा लगता है 11,000 करोड़ रुपए हर बार, हर एक 5 रुपए बढ़ाने के लिए, फैसले लेने के लिए करें क्या? हमारे देश में प्रैक्टिकली संभव नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हर 5 साल में एक बार चुनाव करा लेते हैं कि आप अपने प्रतिनिधि भेज दो, और वो प्रतिनिधि से हम बार बार इस सवाल को पूछ लेंगे कि साहब पॉलिसी में क्या करना है, क्योंकि ये तो संसद में बैठे रहते हैं। इनसे पूछ लो साहब 5 रुपए बढ़ाने के नहीं, अगर हाँ कर देंगे तो हाँ, ना कर देंगे ना। तो माना जाता है कि ये सारे लोग कलेक्टिव विजडम ऑफ सोसाइटी है। यानी हम सब जब वोट करते हैं तो अपनी समझदारी से करते हैं ना, तो अब हम सब की समझदारी तो है ये जो लोग बैठे हैं यहाँ। हर एक आदमी हमारे समाज को प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी हमारे समाज की समझदारी को भी तो प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ये कलेक्टिव विजडम के प्रतीक हैं, क्योंकि फैसला तो विजडम से लिया जाएगा। तो ये लोगों को हम ही जिम्मेदारी देते हैं कि तुम हमारी तरफ से फैसले ले लेना। समझ में आई बात? अब इस आदमी को चुनना कैसे जाता है, तो वो भी देख लेते हैं। यानी ये जो लोकसभा है, इसके 500 लोग, मान रहा हूं मैं 500, आंकड़ा 500 नहीं है, आंकड़ा जब हम पढ़ेंगे तब मैं प्रॉपर्ली सब चीज बताऊंगा। अभी तुम्हारे इजी एग्जांपल के लिए तो मान लो हमारा ये प्यारा हिंदुस्तान है, ठीक है, ये सही है, हमारा हिंदुस्तान है। तो अब इसमें क्या है कि हर एक प्रांत से आदमी जाना चाहिए, हर एक जगह से जाना चाहिए। तो अपन ने मोटा मोटा मान लिया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के ले लो, हर 10 लाख लोग पे एक, या मान लो हर करोड़ लोग पे एक, पर 10 लाख मान लो, 10 लाख पे एक आदमी आएगा। तो मान लो इस जगह पे इतने में 10 लाख लोग हो गए, इतने में 10 लाख हो गए, या राजस्थान में इधर 10 लाख हो गए, इधर 10 लाख हो गए। तो हर एक 10 लाख लोगों के जोड़े को मैं कहता हूं कॉन्स्टिट्युएंसी। एक शब्द है कॉन्स्टिट्युएंसी, होता है ना कॉन्स्टिट्युएंसी जहां चुनाव होता है। तो कॉन्स्टिट्युएंसी बना दी गई। अब इस कॉन्स्टिट्युएंसी पे लोग लड़ते हैं कि हमें चुनो तुम्हारा प्रतिनिधित्व करने के लिए, यानी तुम्हारी जो कलेक्टिव विजडम है ना, वो मैं बनूंगा। तुम्हारी कलेक्टिव विजडम मैं बनूंगा किनकी? तुम 10 लाख लोगों की। तो ये 10 लाख लोग उस दिन चुनाव पे वो बटन दबा के आते हैं, बताते हैं कि हाँ मेरी स्वीकृति तुझे है। ये जो बटन होता है ना, ये है स्वीकृति पत्र तुम्हारी तरफ से कि आई गिव यू पावर टू वोट ऑन माई बिहाफ इन द पार्लियामेंट वाइल टेकिंग द डिसीजंस ऑफ द कंट्री। क्या ये हम सहमति दे रहे हैं उसको? ठीक है, तो बताओ अल्टीमेट शक्ति किसके हाथ में है? उनकी अल्टीमेट तो हमारे शक्ति तो हमने दी है, ये सब हमारी शक्ति है जिसको यूज कर रहे हैं। अल्टीमेट शक्ति तो हमारे पास है ना, हम लोग दे रहे हैं। हम इनको कह रहे हैं कि तुम हमारी तरफ से बोल लेना। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से अपन वहां भेजे जाते हैं। एक फैसला जैसे सेंटर के स्तर पे लिया, ऐसे ही हम राजस्थान के स्तर पे भी तो लेते हैं, राजस्थान की गवर्नमेंट बनाते हैं, वहां भी ऐसे ही किया जाता है, कॉन्स्टिट्युएंसी बनाई जाती है। तो यहां मान लो 10 लाख, तो यहां अपन छोटा आंकड़ा लेते हैं, मान लो 1-1 लाख पे। हालांकि ये ट्रू आंकड़े नहीं है, लेकिन फिर भी यहां भी कॉन्स्टिट्युएंसी बनाई जाती है। यहां मान लो 200 मेंबर के, तो ये 200 मेंबर वही सेम कि हम तुम्हारे कलेक्टिव विजडम बता रहे हैं, तो तुम हमें भेजो उस कलेक्टिव विजडम के प्रतीक के तौर पे। ये है आदर्शवादी। सब आदर्शवाद है कि हाँ, तो आमतौर पे इस पे उस इलाके का लीडर जाना चाहिए कि वो जो आदमी हमारा प्रतिनिधित्व करे, यानी हम ही तो उसको भेज रहे हैं। लेकिन कभी भी तुम्हें कभी पता भी होता है कौन खड़ा होगा तुम्हारे यहाँ? तो तुम तो भेज रहे थे ना उसको। तो आमतौर पे डेमोक्रेसी ने एक ऐसा रूप ले लिया है जो हमें भी पहले दिन पता चलता है, ओ तू हमारी तरफ से बोलेगा। ये तो बड़ी अटपटी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। कभी कभार तो वो जो इंसान हमारे इन हम 1 लाख 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है ना, कभी कभार तो हमारे बीच का होता भी नहीं है। पार्टी चुन लेती है कि ये कैंडिडेट यहां से खड़ा होगा, फिर वो हमारी कलेक्टिव विजडम बता रहा है, जिसको ये तक नहीं पता कि हमारे लोग सोचते कैसे हैं, वो हमारी कलेक्टिव विजडम वहां रख रहा है। बड़ी अटपटी सी बात लगती है, लेकिन देश में ऐसे ही चलता है।
सैद्धांतिक तौर कुछ और होते हैं चीजें और प्रैक्टिकली कुछ और रूप अपना ली जाते हैं, लेकिन मैं अभी आपको सैद्धांतिक बातें बता रहा हूँ और प्रैक्टिकल पे तो अपन हर एक चीज पाएंगे। ये बात फर्क समझ में आया? अच्छा अब ध्यान से देखना, ये जितने भी लोकसभा में वापस आते हैं सैद्धांतिक तौर पे क्या होना चाहिए। लोकसभा में मान लो 500 लोग, तो ये 500 लोग आ गए। अब ये 500 लोग अपने में से जिस लीडर को चुनते हैं उसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। एक लीडर को चुना जाएगा जिससे कहा जाएगा कि साहब तू जाके सरकार चला। ये तो अभी लेजिस्लेचर था, एग्जीक्यूटिव नहीं था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है ना। तो हमारा एग्जीक्यूटिव इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर हमारे हिंदुस्तान में। अमेरिका में ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। अमेरिका में ये दोनों बिल्कुल अलग है, इसका अलग चुनाव है, इसका अलग चुनाव, ठीक है। तो अब हमारा जो पीएम है या हमारे जो एग्जीक्यूटिव जो एक्चुअल में प्रेसिडेंट को हेल्प करेगा वो कहां से आ रहा है? लेजिस्लेचर्स। तो ये 500 लोग आपस में से चूज करके इसको अपना लीडर बताते हैं। फिर ये लीडर एक लिस्ट देता है कि ये मेरे मिनिस्टर होंगे जो मेरे साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को राय देंगे। फिर ये एक सूची बनाता है और अपने में से मिनिस्टर ले लेता है। इन सब मिनिस्टरों को किसने बनाया? पीएम ने। पीएम को किसने बनाया? लेजिस्लेचर ने। तो अब ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी है। यही तो वो चुन्नू और मुन्नू है। चुन्नू मुन्नू से सवाल लेजिस्लेचर पूछ सकती है ना। इसको कहते हैं पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। ये शब्द आएंगे जब तुम पढ़ोगे किताब से, उसका अर्थ ये है, यही है रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। समझ में आई बात? तो हमने रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चुने। इस सिस्टम को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम या फिर वेस्टमिंस्टर। वेस्टमिंस्टर एक इंग्लैंड में जगह है जहां पे पार्लियामेंट है, तो इसको वेस्ट मिनिस्टीरियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम या प्राइम मिनिस्टीरियल सिस्टम, तीन नाम है इसके, ठीक है। तो इस सिस्टम को प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं या वेस्ट मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। इसके अपोजिट क्या होता है साहब? तो अभी इसके अपोजिट समझाता हूं। इसके अपोजिट दूसरी टाइप की गवर्नमेंट होती है, वो होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी इनमें क्या फर्क है ना, सारे फर्क मैं क्लियर करूंगा और, लेकिन अभी सिर्फ शब्द बता रहा हूं। प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल के अंदर क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है ना उसके नीचे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, सिर्फ प्रेसिडेंट ही होता है। और इधर उनकी सीनेट या जैसे अपने पार्लियामेंट है ना, ऐसे उनकी लॉ मेकिंग बॉडी होती है। इसके अलग चुनाव होते हैं, इसके अलग चुनाव होते हैं और प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर के तो अप्रत्यक्ष चुनाव है ना, हमने तो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना, हमने कौन चुना? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी के चुनाव। लेकिन उन एमपीओ ने अपने में से किसको चुना? प्राइम मिनिस्टर। यहां डायरेक्ट प्रेसिडेंट को चुना जाता है, ठीक है। इसलिए इसके पास सीधी शक्ति होती है जनता, क्योंकि इसको सारी शक्ति जनता से मिली है, ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को इनडायरेक्टली शक्ति सारी किससे मिली है? जनता से मिली है, ठीक है। लेकिन हमारे प्रेसिडेंट के तो कोई चुनाव में हम पार्ट नहीं लेते ना, तो हमारे प्रेसिडेंट के पास इसीलिए ज्यादा शक्ति नहीं है। लेकिन यहाँ के प्रेसिडेंट के चुनाव में डायरेक्ट पार्ट लेते हैं लोग, इसलिए यहाँ प्रेसिडेंट के पास शक्तियां होती है, ठीक है। ये कानून बनाता है, ये लागू करता है, इनका आपस में कुछ लेना देना नहीं है, प्रेसिडेंट इसका पार्ट नहीं होता है। लेकिन हमारे में प्राइम मिनिस्टर पार्ट होता है, ठीक है। अब क्या होता है, एक और नई तरीके से देखते हैं इन चीजों को। अब आते हैं अपन, दो शब्द आते हैं, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट का मतलब होता है जिसके नाम से सब पत्राचार हो रहा है, यानी जिसका ठप्पा या जिसका सिग्नेचर चल रहा है। तो बताओ प्रेसिडेंशियल में किसका चल रहा है? जो अमेरिका में सिस्टम है प्रेसिडेंशियल, जिसमें मैंने बताया कि एग्जीक्यूटिव का असली हेड ही वही है, तो वहां जो हेड ऑफ स्टेट है ना वो प्रेसिडेंट है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट, सॉरी गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट है ना वो प्रेसिडेंट है, यानी सारे सिग्नेचर प्रेसिडेंट के ही होते हैं। और गवर्नमेंट की असली डिसीजन कौन लेता है वहां? वो भी प्रेसिडेंट ही लेता है। तो वहां दोनों काम प्रेसिडेंट करता है। लेकिन प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम में ठप्पा किसका लगता है? ठप्पा जो आदेश आते हैं सब प्रेसिडेंट के नाम से आते हैं, तो ठप्पा लगता है प्रेसिडेंट का, यानी हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट, लेकिन असली शक्ति किसके हाथ में?
प्राइम मिनिस्टर की। तो ये मेजर फर्क होता है दोनों के बीच में। ठीक है भाई, बात एक एक करके सबको पढ़ना शुरू करें। मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया कि हाँ सरकार ऐसे होती है, ऐसे चुन के जाती है, ऐसे पहुंचते हैं, ऐसे लोग चला रहे हैं। ठीक है, अब वो एक और चीज पे आता हूं, जो मैंने कहा ना कि बिल आया था, फिर वो बिल जाके एक्ट बनी थी। तो आमतौर पे ये जो बिल लाने का काम है ना, ये सरकार खुद ही करती है। सरकार और सरकार के मिनिस्टर होते हैं ना, वही पार्लियामेंट में इस बिल को देते हैं कि साहब हम ये नया कानून लाना चाहते हैं। आमतौर पे दे तो कोई भी मेंबर सकता है पार्लियामेंट का, लेकिन आमतौर पे सरकार ही देती है। ठीक है, हमारी व्यवस्था में। ठीक है, तो यहाँ तो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें तो लेजिस्लेचर अलग ही है, वहां उससे कोई मतलब नहीं है, तो वो अपना पर्सनल करते हैं। लेकिन हमारे में आमतौर पे हमारी गवर्नमेंट ही बिल इंट्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये क्या चीज होती है और डिटेल में उसके साथ साथ समझेंगे। अब थोड़ा लिखते हैं ताकि आपको कुछ समझ में भी आए। ठीक है, लिखो, गवर्नमेंट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड, governments can be broadly classified, based on based on based on who holds power, based on who holds power, based on who holds power, comma, how power is distributed, how power is distributed, and what principles what principles guide their rule, and what principles guide their rule, and what principles guide their rule. Full stop. लिखना, some of the most common types are 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 नंबर वन लिखो, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी बताओ भाई, डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी क्या होती है? बताओ बताओ, इतना हार्ड क्वेश्चन, कितने सालों से पढ़ रहे हो, पूरी जिंदगी डेमोक्रेसी में बिता दी, डेमोक्रेसी बताओ। बताओ, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड थ्रू द पीपल। अच्छा, तो भाई ये डेफिनेशन होती है, यानी लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों की सरकार, उसी को तो कहते हैं डेमोक्रेसी। अभी याद आई, पढ़ी तो थी 6th क्लास में। लेकिन होता क्या है इसका मतलब तो समझाओ, है क्या ये चीज? एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। यानी कि जो फैसले लिए जाएंगे वो लोगों के लिए लिए जाएंगे। पहले तो आ जाते हैं कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, और एक और क्या बचा? लोगों के लिए तो हो गया, लोगों के द्वारा हो गया, और लोगों से, लोगों से क्या? लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, और बताओ बताओ, तीन क्या क्या आते हैं उसके अंदर? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, और कौन सा है एक और? टू द पीपल मतलब क्या हुआ इसका? ऑफ द पीपल आता है, लोगों की, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी लोगों की सरकार है, लोगों के लिए है और लोगों के ही द्वारा बनाई गई है। पर इसका वास्तविक अर्थ क्या है तो वो समझते हैं। ये कहना चाह रहा है, अभी वो मत लिखो, वो जरूरी नहीं। जरूरी क्या है वो मैं बोलूंगा, कि जब भी कभी इस देश में फैसला लिया जाएगा तो वो लोगों के लिए लिया जा रहा है,
जो लेने वाले लोग हैं वह भी लोगों के द्वारा ही चुने जा रहे हैं। कोई और हमारे लिए फैसला नहीं ले रहा है, और उस फैसले से अफेक्ट होने वाले लोग भी हम ही हैं, यानी हम ही अफेक्ट होंगे। हमारे लिए ही पॉलिसी बन रही है और हमारे ही लोग उस पॉलिसी को बनाएंगे। अब बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक एग्जांपल से समझिएगा। जब अंग्रेज हमारे लिए पॉलिसी या कानून बना रहे थे, तो क्या वो हमारे हिस्से थे क्या? तो कोई और हमारे लिए कानून बना रहा था, क्या वो कानून हमारे द्वारा बनाया जा रहा था? नहीं बनाया जा रहा था। हमारे लोगों का कानून था क्या? लेकिन हम तो नहीं बना रहे थे, कोई और हम लोगों के लिए कोई और कानून बना रहा था, तो वो तो डेमोक्रेसी नहीं हुई। तो डेमोक्रेसी जब होती है जब एक समुदाय में उस समुदाय के लोगों के लिए उस समुदाय के लोगों के द्वारा ही कानून बनाया जाए, या उस समुदाय के अंदर क्या फैसला लिया जाना है वह उस फैसले को, वो जो भी फैसला लिया जाएगा उसमें उस समुदाय का भी कुछ मत होना चाहिए। उसको डेमोक्रेसी कहते हैं कि जब मेरे लिए फैसला लिया जाए तो मुझसे भी तो पूछो। अब बताओ, जब आपको किसी कॉलेज में डालना हो, आपसे नहीं पूछा जाए और ये कहा जाए तुझे इस कॉलेज में जाना है, तो क्या ये डेमोक्रेसी है? नहीं। तो डेमोक्रेसी का मूल सिद्धांत जो होता है वो पीपल्स विल होता है, लोगों की इच्छा। डेमोक्रेसी के अंदर लोगों की इच्छा का सम्मान होता है। तो डेमोक्रेसी की भले ही ये जो डेफिनेशन दी हुई थी, ये अब्राहम लिंकन ने डेफिनेशन दी थी, लेकिन इस डेफिनेशन से भी बड़ी चीज के वास्तव में एसेंस में या आत्मा क्या है डेमोक्रेसी की? तो डेमोक्रेसी की आत्मा होती है पीपल्स विल, लोगों की इच्छा। अब इसको समझाता हूं होता क्या है। ठीक है, तो अब यहां से समझेंगे कि डेमोक्रेसी होती क्या है। डेमोक्रेसी असल में होती है पीपल्स विल, लोगों की इच्छा। अब इस इच्छा की पूर्ति कैसे हो रही है? एक डेमोक्रेटिक समाज उसको कहते हैं कि जब समुदाय ने यह इच्छा की, फॉर एग्जाम्पल समुदाय ने, अब ये देखना ये सब बाकी ये गवर्नमेंट सिर्फ उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए। हमारा मान लो समुदाय है, हम 1000 लोगों का, हम 1000 ही रहते हैं इस देश में, तो हमने सबने डिसाइड किया कि हमारे यहाँ एक पानी की टंकी होनी चाहिए। ठीक है, हम सब ने तय किया। अब ये हमारी विल है। अब ये विल पूरी अगर हो जाए उस गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होगी। कैसे होगी? अब ये पूर्ति करने के लिए हम अपने में से ही लोग चुनेंगे, तो हमने अपने में से ही लोग चुन लिए। अब हम लोगों ने इस चीज का फैसला लिया क्या कि वहां टंकी बनेगी, और इसको लागू करने का भी काम जो कर रहे हैं वो भी हमारे ही लोग हैं। तो हम लोगों ने ही अपनी, अब वो टंकी हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है इसका कोई मायना नहीं है डेमोक्रेसी में, इस बात को ध्यान रखना। वो टंकी अच्छी है बुरी है इसका भी कोई मायना नहीं है, लेकिन वो लोगों की इच्छा थी कि हमारे यहाँ टंकी हो। इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं। अब डेमोक्रेसी का फैसला आमतौर पे संख्या बल से किया जाता है, मेजोरिटी से, क्योंकि सबके तो सेम विचार नहीं होंगे। यदि डेमोक्रेसी ने, अभी समझना डेमोक्रेसी का अर्थ यही है कि लोगों की इच्छा पूरी होनी चाहिए। लोग यानी कौन हुए लोग? हम लोग, जो कॉमन मेजोरिटी कंसेंसस है। डेमोक्रेसी का मतलब है भीड़ क्या सोचती है वही होगा। भीड़ क्या इच्छा कर रही है? अगर भीड़ ने किसी दिन ये इच्छा की कि ये 4 लोग हैं इनको खत्म कर देना चाहिए, तो बताओ डेमोक्रेसी में हो जाएगा? कानून ले आएंगे कि साहब ये 4 ए से, जिन जिन का नाम ए से शुरू होता है उन सबको गोली मार देंगे, कानून आ जाएगा ऐसा? हर सबकी इच्छा ये है कि साहब ए नाम वाले तो बहुत बेकार होते हैं, इनको तो मारो। कानून आ गया, पास हो गया तो लागू हो जाएगा? क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप यही तो कहता है कि एक ऐसा सेटअप बनाओ जिसमें पीपल्स विल सबसे ऊपर हो, लोगों की इच्छाएं। और लोगों की इच्छाएं इस बटन को दबा के तो वो बताते हैं कि हम तुम्हें हमारी तरफ से भेज रहे हैं, हमारी क्या इच्छा है ये तू वहां वोट कर देना। और इन लोगों को क्या पता चलता है? तो ये जब चुनाव में वोट मांगने आते हैं तो लोगों को लुभावने वादे करते हैं कि तुम्हारी ये इच्छा है क्या, मैं इसकी पूर्ति करूंगा। तो इन लोगों की इच्छा, तो डेमोक्रेसी तो बहुत डेंजरस सेटअप नहीं हो गया?
या अच्छा बुरा नहीं देखा जाता है? हमारा दिमाग तो अच्छा बुरा देखता है। हाय राम, ऐसा कानून कैसे आ गया, इसमें तो मेरा बेटा फंस जाएगा, इस पे तो इसकी बहू कभी भी केस कर सकती है। लेकिन डेमोक्रेसी का तो यही विचार था कि साहब ये सारी शक्तियां दे ही जाए महिलाओं, तो आ गया कानून। अब कोई उसको गलत तरीके से यूज कर रहा है, इसमें क्या करे, डेमोक्रेसी की विल थी ना, आ गया। अब कल को डेमोक्रेसी की विल ये हो जाए कि साहब जो भी चोरी करे उसके हाथ काट दो, तो भी आ जाएगा कानून, बहुत आसानी से आ जाएगा। तो क्या हाथ काटना सही है? पर डेमोक्रेसी तो इसलिए बनाई थी ना, लोगों की इच्छा पूरी हो। तो ये लोगों की इच्छा है कि भीड़ की इच्छा है? लेकिन यहाँ सिद्धांत तो भीड़ की इच्छा का ही अपनाया है। तो जो पुराने अंग्रेज थे ना वहाँ के, इनके ग्रीस वगैरह और इधर के, इन लोगों ने सबसे पहले ये सिद्धांत अपनाया कि साहब जो भीड़ वोटिंग कर देगी वही सही है, क्योंकि वो मानते थे भीड़ की है कलेक्टिव विजडम और एक आदमी की है इंडिविजुअल विजडम, तो वो हमेशा कलेक्टिव विजडम को ज्यादा वोट देते थे। हालांकि उन्हीं में से एक फिलोसोफर हुआ, वो फिलोसोफर ये कहता है कि ये गधों का शेर पर राज है, कि 100 गधे मिलके एक शेर का भविष्य तय कर रहे हैं। पर क्या करें, डेमोक्रेसी है। पर कोई नहीं, मुझे आपको ये समझाना मेन मुद्दा नहीं था। अब यहाँ आते हैं वापस पढ़ाई भी, डेमोक्रेसी होती है एक्चुअल में पीपल्स विल। क्योंकि मैं क्या हमेशा समझाने में उसका पॉजिटिव भी बताता हूँ, नेगेटिव भी बताता हूँ, ताकि आप दोनों तरफ से तैयार हो। डेमोक्रेसी होती है भाई पीपल्स विल। पीपल्स विल को पूर्ति किस तरह से की जाएगी? तो आमतौर पे सबसे पॉपुलर तरीका अपनाया जाता है कि साहब चुनाव करवा लो। चुनाव से लोगों की जो जो इच्छा है कि भाई इस तरह के लोगों को चुनना चाहते हैं, उनको चुन के और वहां भेज दो। फिर वो जो नीति बनाएंगे ये मानी जाएगी कि ये लोगों की इच्छा है, भले ही वो सिर्फ प्रधानमंत्री की इच्छा क्यों ना हो, लेकिन मानी ये जाएगी कि ये सबकी इच्छा है। क्यों? क्योंकि सबने ही प्रधानमंत्री को बनाया है। समझ गए बात? तो इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक सेटअप या डेमोक्रेसी, जिसके अंदर अंतिम सत्ता, जो लास्ट पावर है ना, वो पीपल के पास होती है, लोगों के पास, कि लोगों ने ही सारी शक्ति प्राइम मिनिस्टर को दी है। तो कभी लोग खड़े हो गए तो प्राइम मिनिस्टर को बाहर भी तो फेंक सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आया? लोगों की इच्छा हो गई कि यार ये प्राइम मिनिस्टर तो बेकार है, इसको हटाओ, जैसे इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गई थी एक समय, नीचे फेंक दिया। ऐसे ही होता है ये डेमोक्रेसी, पीपल्स विल। ठीक है बात? जब उसकी जगह राजा होता था तो दिक्कत हो जाती, नहीं हो पाता। तो इसलिए डेमोक्रेटिक, हमारे हमारे देश ने भी तो यही अपना रखा है डेमोक्रेसी। अब मोटा मोटा आइडिया तो लग गया हमको डेमोक्रेसी क्या होती है। ठीक है, तो लिखो डेमोक्रेसी के बारे में, लिखो डेमोक्रेसी इज द रूल बाय द पीपल, is the rule by the people, either directly either directly either directly or through or through or through elected representatives or through elected representatives, full stop. its key characteristics include its key characteristics include its key characteristic include ये बताई थी मैंने कि अल्टीमेट पावर किसके पास होती है? पीपल के पास, जनता के पास अंतिम शक्ति है। तो लिखो नंबर वन सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, sovereignty of the people, sovereignty of the people, that is power ultimately lies power ultimately lies with the citizen, with the citizen, with the citizen। नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे, लिखना। दूसरा मैंने बताया था उसकी मेन विशेषता एक चुनाव की प्रक्रिया भी होती है, तो नंबर 2 लिखना। अब एक ये तो मैंने आपको समझाया नहीं, चुनाव मतलब चुनाव की भी क्या है, एक हर चीज में कुछ बुराइयां भी आ जाती हैं। ध्यान से समझना, चुनाव की प्रक्रिया तो अपना लें, लेकिन आपको वोट देने जाने ही नहीं दिया जाए तो फिर डेमोक्रेसी ट्रू डेमोक्रेसी है क्या? नहीं है। आप वोट करो किसी और को और डल जाए किसी और के, तो
आपका वोटिंग लिस्ट में नाम ही नहीं है तो, यानी फेयर तो होना चाहिए, फेयर इलेक्शन होना चाहिए ना। और जितने भी प्रतिद्वंदी हैं उनको भी फेयर चांस मिलना चाहिए सबको खड़ा होने के लिए, यानी सबको प्रचार का भी फेयर मौका मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ जो इलेक्शन है उसमें मुझे कोई डर नहीं होना चाहिए ना वोट डालते टाइम, फ्रीडम होनी चाहिए ना। आई शुड बी फ्री फ्रॉम फियर। डर से तो मैं कहीं और डाल दूंगा ना वोट समझ रहे हो ना, कोई मुझे डरा जाए यहीं डालना है, मैं खड़ा हूं यहाँ देख रहा हूँ, डाल वोट कहाँ डाल रहा है वोट। इसीलिए तो सीक्रेट बैलेट होता है, किसी को बताते नहीं है। नहीं तो वो उनके गुंडे खड़े हो जाए, हाँ तो बता, हाँ बेटा देखूंगा मैं उस दिन कहाँ डालता है, उस हिसाब से बताऊंगा तेरी उंगली तेरी उंगली में की जगह पे रहेगी कि नहीं रहेगी। हाथ में 5 उंगली लेके जा रहा है, पता नहीं कितनी लेके वापस आए। ये डर तो नहीं होना चाहिए ना। तो फ्रीडम फ्रॉम फियर होनी चाहिए, इसको कहते हैं फ्री इलेक्शन। फ्री इलेक्शन मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम फियर। ठीक है, तो लिखो नंबर 2, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, that is that is that is the elections should be free from fear. That is the elections should be free from fear, free from fear. And the citizen, and the citizen choose their leaders, and the citizen choose their leaders through regular, through regular, regular, regular competitive elections, elections through regular competitive elections. नंबर तीसरा पॉइंट लिखना, तीसरा पॉइंट एक डेमोक्रेसी की विशेषता होती है। थर्ड पॉइंट लिखो, डेमोक्रेसी की विशेषता में लिखो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। और रुको, अब पेन रोको। जब लोग अपनी इच्छा से सरकार बना रहे हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए सरकार बना रहे हैं, और अपनी सरकार अपने ही लिए बना रहे हैं, तो खुद को अधिकार तो दे के रखेंगे कि हमारे अधिकार ना छीने, चाहे सरकार ही हो। अब हम जिसको भी सरकार बना दे वो हमारे अधिकार भी तो छीन सकती है। तो अपने लिए पहले सिटीजन, क्योंकि अल्टीमेट सॉवरेनिटी तो सिटीजन के पास है, तो सिटीजन के राइट्स भी तो होंगे कुछ, कि हमारे ये अधिकार तो कभी नहीं छूटने चाहिए। तो प्रोटेक्शन ऑफ राइट तो की फीचर होगा डेमोक्रेसी का, क्योंकि राजा तो आपसे कोई भी आपका अधिकार कभी भी छीन सकता है। समझ रहे हो, तो लिखो नंबर थर्ड पॉइंट प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। तो ये एक कॉमन फीचर होता है हर डेमोक्रेटिक कंट्री का। लिखो इंडिविजुअल, अच्छा मैंने आपको एक एग्जांपल नहीं बताया पहले, एक्सेप्शन इसमें ये वापस आते हैं, ये रेगुलर कॉम्पिटिटिव इलेक्शन है। ये पॉइंट क्यों लिखाया मैंने, चुनाव तो चाइना में भी होते हैं, पर क्या वो डेमोक्रेसी है? तो वहां की डेमोक्रेसी में क्या फ्लॉ है वो समझाता हूं। चुनाव में आप ये तो देख रहे हो कि लोगों को फ्रीडम होनी चाहिए चुनाव करने की, लेकिन आपने किसी ने ये नहीं पूछा मुझसे सवाल कि सर जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है ये भी तो फ्रीली खड़े होने चाहिए बिना डर के, इनका भी तो बिना डर के खड़ा होना जरूरी है। चाइना में ये फ्रीडम नहीं है। चाइना में सिर्फ वही आदमी खड़ा हो सकता है जो वहां की स्टेट पार्टी जो है ना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की, उसका मेंबर हो, सिर्फ वही खड़ा हो सकता है। हमारे यहाँ सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बीजेपी का मेंबर ही लड़ सकता है। यहाँ तो कोई जिसकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो लड़ो। समझ रहे हो, तो वहां पे चाइना में चुनाव तो होता है, लेकिन खुद उनकी जो सरकार है ना, उसकी जो पार्टी है चाइना की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ, कम्युनिस्ट पार्टी है शायद, जो भी है उस पार्टी का नाम, उस पार्टी की मेंबरशिप जरूरी है चुनाव करने के लिए। तो वहां कोई और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं चल सकती है, सिर्फ उनकी पार्टी की चलेगी। फिर उन दो कैंडिडेट में से तुम कुछ भी चुन लो। इसका ये मतलब हुआ कि बीजेपी ने ही दो कैंडिडेट खड़े कर दिए, जो मर्जी है वो चुन लो। तुम्हें समझ में आ रहा है ना फेयरनेस नेचर कैसे खत्म हो गया। तो इसलिए चाइना को अपन डेमोक्रेसी नहीं कहते, इंडिया को कहते हैं डेमोक्रेसी। लेकिन कुछ लोग तो इंडिया को भी आजकल कहते हैं हाँ हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो गई है मोदी जी के आने के बाद।
ये हर सत्ता विरोधी लोग हर सत्ता के खिलाफ यही कहते हैं। जब इंदिरा गांधी थी तो सब ओ कांग्रेस कांग्रेस डेमोक्रेसी खत्म कर दी, अब सब ओ मोदी जी ने डेमोक्रेसी खत्म कर दी। लेकिन डेमोक्रेसी क्या होती है हम ये तो समझ गए, अब इन पैरामीटर पे डाल के देख लेंगे मोदी जी ने खत्म की कि नहीं की, इंदिरा जी ने खत्म की थी कि नहीं की थी, मनमोहन जी ने ज्यादा डेमोक्रेसी दी कि मोदी जी ने ज्यादा डेमोक्रेसी दी। कंपेरेटिव चार्ट बना सकते हैं ना हम, जब पैरामीटर्स पता है तो, या फिर नहीं जबरदस्ती डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, मतलब पता नहीं डेमोक्रेसी क्या है, लेकिन सब कमेंट कर देंगे डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, पता नहीं है कुछ भी लेकिन इज इन डेंजर। पहले भाई ये देखो तो सही में कोई चीज खराब हो रही है कि नहीं हो रही है, या उन चीज पे सवाल उठ रहे हैं कि नहीं हो, और उठ रहे हैं तो फिर पूछो सरकार से सवाल कि साहब इसको डेमोक्रेसी कहते हैं, आप क्या समझते हो डेमोक्रेसी से, सरकार में लगाओ आरटीआई के साहब, सरकार हमें बताए इसका जवाब दे, पार्लियामेंट में पूछो साहब डेमोक्रेसी क्या होती है, अगर आपको ये डाउट ही है कि साहब सरकार ने डेमोक्रेसी खत्म कर दिया। मैं पैरामीटर्स बता रहा हूं, आमतौर पे किताब एकेडमिक स्तर पे यही पैरामीटर्स होते हैं, इन पे आप नाप के आप जान लो, फिर एक अच्छा ओपिनियन आ पाएगा ना। नहीं तो फिर वही भीड़ की बातें, जो भीड़ ने कहा वही सच, कांग्रेस की भीड़ में पहुंच गए तो कांग्रेस जिंदाबाद, बीजेपी की भीड़ में पहुंच गए तो बीजेपी जिंदाबाद ठीक है, तो लिखो। ये तो समझ गए ना पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट लिख रहे थे जो अपन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, उसमें लिखना इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम। हाँ वो चल रहा था ना प्रोटेक्शन ऑफ राइट, हाँ दैट इज इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम, इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम आर टिपिकली आर टिपिकली आर टिपिकली protected by law, are typically protected by law, are typically protected by law। नंबर फोर्थ लिखना, नंबर फोर्थ लिखना, एक डेमोक्रेसी की एक पहचान ये भी होती है कि वहां पे जो मैंने शुरू में बताया कि बताओ डेमोक्रेसी में क्या होता है, क्या ऐसे शासन चलता है मैं शिवगामी देवी मेरा वचन ही है मेरा शासन, नहीं ना, मैंने एक शुरुआत से बात बता रखी है कि विधि का शासन चलेगा, रूल ऑफ लॉ चलेगा, जो कानून कहेगा वही चलेगा। अब कानून कुछ भी कह सकता है, कानून ये कहे कि जाओ अपने भाइयों की गर्दनें काट दो तो काटेंगे, यही है धर्म हमारा, हमारी डेमोक्रेसी ने यही चूज, अच्छा बुरा का डिसीजन नहीं है यहाँ, यहाँ जो भीड़ नहीं सॉरी गलत शब्द, जहां लोकतंत्र है ना तो लोगों ने जो चुन लिया, हालांकि भीड़ ही चुन रही है आजकल, पर लोगों ने जो चुन लिया, भीड़ और लोगों में एक बौद्धिक स्तर का फर्क होता है, भीड़ में भीड़ चाल प्रबल होती है, लोगों में विजडम, विजडम को क्या कहते हैं हिंदी में, विवेक, विवेक की प्रधानता होती है, विवेक वाले लोग तो कम दिखते हैं क्योंकि लोगों को शिक्षा नहीं मिली है, दिक्कत वो हो गई। अब तुम बताओ जो लोग बीए और बाकी और भी कोई पीएचडी तक की डिग्री लिए बैठे हैं, डू दे एक्चुअली स्टडी, वो भी तो इन घटिया बहसों के हिस्से बन जाते हैं ना, सब मोमेंटालिटी से जी रहे हैं, जो भीड़ का है वो सही, लोकतंत्र थोड़ा थोड़ा इस चीज को प्रमोट करता है, क्या करें, लेकिन ये आज की तारीख में इसको सबसे बढ़िया व्यवस्था माना जाता है, मैं नहीं कह रहा हूं है कि नहीं मुझे नहीं पता, माना ही जाता है ठीक है, ये तो आप डिसाइड करोगे है कि नहीं, आपका विवेक पे छोड़ता हूं मैं ये चीज। लिखा दी चारों पॉइंट कि चौथा नहीं लिखाया अभी, तो चौथा भी लिख लो। लिखो फोर्थ पॉइंट, लिखो रूल ऑफ लॉ, दैट इज एवरीवन including the leader, everyone including the leader and government itself, including the ruler or leader and the government itself is subject to the same law, is subject to the same law, is subject to the same law। ठीक है, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज इसी के अंदर लिखेंगे कि आज चल रहा है अभी डेमोक्रेसी चल रहा है ना, लिखो लाइन चेंज करके, इट इज ऑफ फॉलोइंग सब टाइप्स, कितने तरह की डेमोक्रेसी है दुनिया में देख लेते हैं, दो तरह की होती है मोस्टली, दोनों को भी देख लेते हैं। इट इज ऑफ फॉलोइंग सब टाइप्स, नंबर वन बताओ कौन कौन सी टाइप्स हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक इनडायरेक्ट, लिखो नंबर वन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, नंबर वन
मतलब शॉर्ट नंबर 1 डाल देना, ये वाला छोटा वाला चुटकू नंबर 1। नंबर 1 लिखो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दैट इज सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट। हम तो नहीं करते डायरेक्टली पार्टिसिपेट, हमने तो हमारे लीडर भेज रखे हैं कि तुम हमारी तरफ से कर देना फैसला। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा हुआ करता था पहले, और आज की तारीख में एक देश है, इधर सुनो, स्विट्जरलैंड। वहां इसका थोड़ा थोड़ा फॉर्म देखा जाता है, लोगों से वास्तव में पूछा जाता है, क्योंकि वहां जनसंख्या कम है ना, करवा सकते हैं इलेक्शन रेगुलर, बार बार किसी भी टॉपिक पे, किसी मुद्दे पे। ठीक है, तो लिखो direct democracy, that is citizen directly participate in the decision making, in the decision making, in the decision making, for example, for example स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड लिख देना। ठीक है, दूसरा लिखना इनडायरेक्ट स्लैश रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इस इनडायरेक्ट को ही अपन कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट स्लैश रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी लिखना। सिटीजन सेलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, citizen select their representatives, citizen select their representatives to make decisions, to make decisions on their behalf, to make decisions on their behalf। कौन से देश में है ये? एग्जाम्पल लिख लो, इंडिया, यूएसए, ऑलमोस्ट सब देशों में आज के लिए ये। ठीक है, तो नंबर वन पॉइंट हमने देखा क्या, कॉमन टाइप्स में डेमोक्रेसी। नंबर 2 पॉइंट डालो, डेमोक्रेसी पढ़ लिया, अपन ने समझ लिया डेमोक्रेसी, हाँ भाई दुनिया में डेमोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंटें। और अब सबसे पहला एक सवाल आएगा, सर डेमोक्रेटिक टाइप की तो है, इसके अलावा भी कोई और टाइप की गवर्नमेंट है क्या? हाँ लिखो, नंबर 2 लिखो मोनार्की, नंबर 2 लिखो मोनार्की, मोनार्की, मोनार्की यानी जहां राजा जी चलाते हैं, जहां राजा जी चलाते हैं, जहां शिवगामी देवी कहती है मेरा वचन ही है मेरा शासन। तो ऐसे देश हैं दुनिया में, नॉर्थ कोरिया, जो राजा कहता है वही होता है। पुराने हमारे भी राजाओं के राज ऐसे ही थे, ठीक है, पर वास्तविकता ये सच नहीं है कि हमारे देश में एक्चुअल में ऐसे राज किया हो कि मैं हूँ शिवगामी देवी और मेरा वचन ही है मेरा शासन। क्योंकि हमारे यहाँ कानून की व्यवस्था बहुत तगड़ी रही है हमेशा से, पर हाँ कुछ कुछ राजा क्योंकि सार्व शक्ति उनके हाथ में थी तो मिसयूज करते थे। तो लिखो मोनार्की में लिखना, लिखना इट इज द रूल, इट इज द रूल, इट इज द रूल बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, it is a rule by the single individual, single individual who typically, who typically, who typically inherits, who typically inherits, who typically inherits their position, who typically inherits their position, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। यही तो राजा की प्रणाली की खास बात है, राजतंत्र की। लोकतंत्र के अलावा जो राजतंत्र होता है उसकी खासियत ही यही है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, हेरिडिटी पे चलता है। ठीक है, तो लिखना इट्स की कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड, इट्स की कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड, नंबर 1 लिखना, नंबर 1 लिखना, लिखना मेरा वचन ही है मेरा शासन। देखो मेरा वचन ही है मेरा शासन, दैट इज एब्सोल्यूट पावर, absolute power, absolute power in the hands of government, in the hands of government or monarch, in the hands of government or monarch, in the hands of government or monarch। ये आमतौर पे ऐसा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है सारे राजा ऐसे ही करते हैं।
जैसे इंग्लैंड के राजा की बात समझा देता हूं। इंग्लैंड के राजा असल में अपने आप में कोई शक्ति नहीं रखता। इंग्लैंड में डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी किस तरह है, वहां राजा का नाम चलता है बस, बाकी असली शक्ति लोगों के ही पास है। वही अपनी पार्लियामेंट में चुनाव करके लोगों को भेजते हैं, राजा का सिर्फ सिक्का चलता है, राजा का सिर्फ नाम चलता है। ठीक है, पर ये मत समझना, ये नॉर्मल उन तंत्रों की बात करता हूं जहां राजा के राज होते हैं। इंग्लैंड में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं, कि जहां राजा भी है और वहां के लोगों ने लेकिन दूसरी व्यवस्था बना ली है। ऐसे जापान में भी है, कि जापान में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वहां राजा को मान रखा है कि साहब हमारे राजा आएंगे। और जैसे हमने भी तो प्रेसिडेंट को मान ही तो रखा, क्या करता है प्रेसिडेंट, सिर्फ फंक्शनों में खड़ा होने के लिए तो रख रखा और चल सिग्नेचर कर बैठ गए। यही काम वो करते हैं, ब्रिटेन की जो रानी है वो, तो ये काम किसी से ही करवा लो, लेकिन असल में वो मोनार्की की उस डेफिनेशन में नहीं आते जो अपन ट्रेडिशनल डेफिनेशन देख रहे हैं, जो पहले राजतंत्र हुआ करते थे। ये फर्क समझना। ठीक है, तो लिखो, जिसमें मैं एब्सोल्यूट पावर की बात कर रहा हूं, क्या लिखाया? हाँ ठीक है। नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक लिखना, हेरिडिटी रूल। हेरिडिटी रूल, हेरिडिटी रूल, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखना, इट हैज द फॉलोइंग सब टाइप्स। इट हैज द फॉलोइंग सब टाइप्स। इट हैज द फॉलोइंग सब टाइप्स। नंबर 1 लिखो, एब्सोल्यूट मोनार्की। ये एब्सोल्यूट मोनार्की जो होती है ना, ये वो है जो अपन ने अभी ऊपर पूरी डिफाइन की है। एब्सोल्यूट मोनार्की यानी सारी शक्ति राजा के पास है, राजा की इच्छा से सब काम हो रहा है, शिवगामी देवी मेरा वचन ये मेरा शासन, वो ये होती है। तो लिखो एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की, दैट इज द मोनार्क होल्ड अल्टीमेट सुप्रीम पावर। दैट इज द मोनार्क होल्ड अल्टीमेट सुप्रीम पावर। दैट इज द मोनार्क होल्ड अल्टीमेट सुप्रीम पावर। और इसका सेकंड सब टाइप लिखना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अच्छा, उसमें एग्जांपल लिख लेना, एब्सोल्यूट में एग्जांपल नॉर्थ कोरिया। ठीक है, फिर लिखना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसमें लिखना द मोनार्क्स पावर, यानी राजा की शक्तियां असीमित ना होकर सीमित होती हैं। लिखना द मोनार्क्स पावर इज लिमिटेड by constitution and laws, is limited by constitution and laws often sharing power। यहां एब्सोल्यूट पावर नहीं होती राजा के पास, ध्यान रखना, अभी बताया था मैंने। often sharing power, often sharing power with a parliament, with a parliament or other elected body, or other elected body। for example लिख लेना यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूके, फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, दो हो गई, एक हो गई डेमोक्रेसी, एक हो गई मोनार्की, तीसरा लिखो ओलिगार्की। OLIGARCHY। ओलिगार्की एक विशेष तरह की सरकार होती है, ये बताता हूं। हालांकि आज की तारीख में ऐसी सरकार कहीं नहीं है, पर फिर भी बता देता हूं कि इसके जैसी जैसी आसपास की कुछ कुछ हैं, पहले हुआ करती थी। इसमें एक राजा ना होके, ओली का मतलब होता है फ्यू, एक से अधिक राजा होते थे। कैसे चलती होगी ऐसी व्यवस्था है? एक सब्जी बनाने में भी दो लोग खड़े हो जाए तो सब्जी बिगड़ जाती है। पूरी देश चला रहे हैं, डिसीजन मेकिंग तो सिंगल होनी चाहिए है, पर कई लोगों ने ये भी माना कि सिंगल गलत डिसीजन की तरफ लीड करती है, तो कई बार फ्यू लोगों के पास शक्तियां रखी गई, उसको ओलिगार्की कहते हैं। तो ओलिगार्की में लिख लेना, एक दो ना लिखना, रूल बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। रूल बाय अ small group of people, small group of people who hold power, who hold power, who hold power due to due to due to wealth comma military might, military might comma
फैमिली लीनिएज, फैमिली लीनिएज और रिलीजियस इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझाता हूं यहां, उसमें आप बताना कि ये व्यवस्था कैसी हो गई। असल में ऐसी है नहीं, लेकिन आपको फीलिंग दिलाने के लिए कि ओलिगार्की शायद ऐसी ही होती होगी। आज कांग्रेस एक इल्जाम लगाती है हमारी सरकार पे, क्या इस सरकार को तो अदानी और अंबानी चला रहे हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल चला रहे हैं। ओलिगार्की कहना चाह रहे हैं क्या, हमारा देश ओलिगार्की बनता जा रहा है? ऐसा तो नहीं है, हमें मोदी जी चला रहे हैं, हमें पता है, लेकिन वो लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पर यहाँ ओलिगार्की में असली इन्फ्लुएंस नहीं होता, वास्तव में वही चलाते हैं। तो कुछ वेल्दी लोग मिलके, कुछ बड़े मिलिट्री रूलर्स मिलके, या फिर कोई और बड़े घर के कुछ लोग मिलके किसी संस्थान को चला रहे हैं ना, उसको संस्थान नहीं, देश, उसको ओलिगार्की कहा जाता है। एग्जाम्पल लिख लो इसमें, लिख लो, लिखना लिखना फॉर एग्जाम्पल स्पार्टा, स्पार्टा इन एंशियंट यूरोप। ठीक है, ये हो गई 3 ओलिगार्की। अब चौथा लिखो, लिखो थियोक्रेसी, कि एक सरकार ऐसी भी तो है, जो मैंने बताया ना, धर्म की सरकार, जहां रिलीजियस लीडर हो। कोई बता सकते हो एग्जांपल जहां रिलीजियस लीडर चलाता हो सरकार को? ईरान में, ईरान का रिलीजियस लीडर होता है, नहीं पता आप लोगों को? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। वहां एक सुप्रीम लीडर होता है, जो उनके रिलीजियस सेक्ट का सुप्रीम लीडर है। पहले क्या हुआ करता था, ये जो थियोक्रेसी है ना, कई थियो का मतलब होता है धर्मराज, तो बहुत सारे ऐसे राज्य हुआ करते थे पहले जो धर्म के प्रचार के लिए चलते थे। तो वहां जो टॉप मोस्ट पावर सरकार की होती थी ना, वो जो इनका धर्म का वो होता ना, क्या कहते हैं उसको, महंत टाइप, जो सबसे टॉप का हो धर्म का लीडर या धार्मिक लीडर, उसी के पास शक्ति होती थी। जैसे पहले पोप के पास हुआ करती थी, क्रिश्चियंस की शक्ति पोप के पास हुआ करती थी, इस तरह से। ठीक है, तो लिखना है इसमें फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल क्या, थियोक्रेसी में लिखो रूल बाय अ रिलीजियस लीडर, और वो धार्मिक सिद्धांतों से चलाता है राज्य को। ठीक है, रूल बाय अ रिलीजियस लीडर हु क्लेम हु क्लेम हु क्लेम डिवाइन गाइडेंस, जो ये कहता है कि भाई मैं रिलीजियस लीडर हूं, मेरे को सीधा ऊपर से बात होती है मेरी ऊपर वाले से, और उसी ने मुझे ये शक्तियां दे रखी हैं। ठीक है, लिखना हु क्लेम डिवाइन गाइडेंस विद लॉज बेस्ड ऑन, with laws based on religious doctrine, with laws based on religious doctrine. For example, Iran, फॉर एग्जाम्पल ईरान, कॉमा वेटिकन सिटी भी ऐसी चलती है, वहां पोप राज करता है, कॉमा वेटिकन सिटी, लेकिन वेटिकन सिटी बहुत छोटी सी है। ठीक है, लिखना इसकी इट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आर, नेक्स्ट लाइन से, इट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आर, नंबर वन लिखो रिलीजियस लॉज, that is that is the legal system is based on, that is the legal system is based on, the legal system is based on religious text and principles, religious text and principles। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक लिख लो, लिखो religious authority, religious authority, that is रिलीजियस फिगर्स, जैसे मैंने बताया ना सुप्रीम लीडर, ऐसे पहले क्या है, मुस्लिमों में एक लीडर होता था, इधर सुनो सुनो सुनो, उसका नाम होता था खलीफा, खलीफा होता था धर्मगुरु उनका। ठीक है, मुसलमानों का तो धर्मगुरु ही राज्य करता था पहले। ठीक है, आजकल जरूर राजा होते हैं, पहले धर्मगुरु ही राज होता था। ठीक है, इन थियोक्रेटिक स्टेट्स में। तो लिखो आगे, रिलीजियस अथॉरिटी लिखना, रिलीजियस फिगर्स ऑफन होल्ड ऑफन होल्ड अल्टीमेट पॉलिटिकल अथॉरिटी, ऑफन होल्ड अल्टीमेट पॉलिटिकल अथॉरिटी।
पांचवा टाइप लिख लेना, लिखो ऑथोरिटेरियनिज्म। ऑथोरिटेरियनिज्म जिसको तानाशाही कहते हैं ना, हालांकि ये भी एक तरह की एब्सोल्यूट मोनार्की जैसी होती है, लेकिन कुछ चीजें बताएंगे इसमें। लिखो, इनको ये मत समझना कि ये सारी चीजें एक दूसरे से ऐसे हैं एक्सप्लिसिट के कोई एक है तो दूसरा नहीं हो सकता, नहीं, ये प्रॉपर्टीज हैं अलग अलग गवर्नमेंट की, कुछ लोग दो तीन प्रॉपर्टीज को भी क्लब कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो लिखना क्या क्या लिखा है, टोटलिटेरियनिज्म लिखो, इसी को अथॉरिटेरियनिज्म भी कहते हैं। अब तो सोच रही होगी और ये काटना पड़ेगा है कोई नहीं, टोटलिटेरियनिज्म या अथॉरिटेरियनिज्म एक्चुअल में जो मैंने कहा ना शिवगामी देवी वाला एब्सोल्यूट मोनार्की वाला, बिल्कुल वो ये चीज है, बस इसमें एक चीज और क्या जुड़ जाती है, इसका जो कैरेक्टर होता है ना बहुत नेगेटिव होता है, लोगों को कुचलता है, ये वो तानाशाह हैं जिन्होंने सबकी ऐसी की तैसी कर दी, जो आमतौर पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि औरंगजेब ऐसा था कि जिसने बहुत अत्याचार किया, या कोई भी राजा ले लो कि इसने बहुत अत्याचार किया, वो ये टोटलिटेरियनिज्म। एब्सोल्यूट मोनार्की विद अ नेगेटिव सेंस, एब्सोल्यूट मोनार्की पॉजिटिव सेंस में भी तो हो सकती है कि सारा शिवगामी देवी बहुत अच्छा राज कर रही है, कर अपनी मर्जी से रही है लेकिन बहुत अच्छा राज कर रही है, लेकिन यहाँ पे ये अपनी मर्जी से भी कर रहा है और बहुत बुरा राज भी कर रहा है। समझ में आई बात? जैसे एक आपको बहुत छोटी बात बताता हूँ महाभारत के बारे में। महाभारत में दुर्योधन को जानते हो आप? कितना बेकार कैरेक्टर है, लेकिन वो अपने राज्य में बहुत अच्छा राज्य करता था, उसकी पब्लिक बहुत खुश थी उससे, तो वो एब्सोल्यूट मोनार्क तो था लेकिन टोटलिटेरियन नहीं था। समझ गए बात? टोटलिटेरियन वो राजा है जो अपने प्रजा को ही चूस खाए। समझ गए? तो एक एब्सोल्यूट मोनार्क एक टोटलिटेरियन हो सकता है, कोई मना नहीं, ठीक है। तो लिखो टोटलिटेरियन में लिखो सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट। अब एक बात बताओ, इसमें मैं ये तो जरूरी नहीं है कि राजा ही राजा हो, कोई गवर्नमेंट ऐसी हो जाए तो गवर्नमेंट भी तो हो सकती है कि शोषण शुरू कर दे, भले ही राजा ना हो प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री भी तो शोषण कर सकता है, तो जरूरी नहीं है राजा हो, इसीलिए इसकी कैटेगरी अलग लिखा है। तो लिखो system where the government exercise strong strong centralized control strong centralized control strong centralized control over the lives of citizen, कि तुम्हारे जीवन के हर पहलू को कंट्रोल करते हैं वो, over the lives of the citizen comma with limited individual freedom। तो सबसे पहला शिकार किसका होता है इसमें? फ्रीडम का। कोई भी सरकार यदि साम्राज्य ऐसी होगी टोटलिटेरियन, तो वो सबसे पहले आपसे आपकी फ्रीडम छीनेगी, क्योंकि उसको आपको ही तो ऑपरेस करना है, ठीक है। तो आगे लिखना इट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड लिखो नंबर 1, सबसे पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये अपना विरोध नहीं स्वीकार सकती है। तो कोई भी सरकार जब अपना विरोध स्वीकारना बंद कर दे तो क्या समझना चाहिए, कहां जा रही है वो? इस टोटलिटेरियनिज्म की तरफ। ये बहुत बुरा होता है, इसमें सिटीजन के राइट सबसे पहले लुटते हैं, और वो डेमोक्रेसी उतनी अच्छी जिसमें सिटीजन को ज्यादा से ज्यादा राइट मिले, और यहाँ क्या होता है कम से कम राइट मिलते हैं, बिल्कुल सब राइट छीन लिए जाते हैं। तो लिखो सबसे पहला सप्रेशन ऑफ अपोजिशन, दैट इज डिसेंट इज नॉट टॉलरेटेड। दैट इज डिसेंट मतलब होता है कि जैसा मैं मानता हूं ना वैसा अगर तुम नहीं मानते हो तो शाम को मरवा देते हैं। डिसेंट इज नॉट टॉलरेटेड, पॉलिटिकल डिसेंट टॉलरेट नहीं होती है कि मेरे जैसा विचार है तुम्हारा कुछ और विचार है, जेल में बंद करा देते हैं। समझ रहे हो बात? हिंदुस्तान कभी गया है क्या इस तरफ? अभी आपको स्टोरियां ही नहीं पता, आपको क्या पता हिंदुस्तान में क्या क्या हुआ? सर हम तो ये सब चीज पढ़े लिखे ही नहीं है, हमें क्या पता। हाँ न्यू बात है ना आपके लिए, तो कोई नहीं, अभी जब इंदिरा गांधी जी का युग पढ़ेंगे ना तो बहुत चीजें पता चलेंगी, ठीक है। फिर मोदी जी का युग भी पढ़ेंगे,
फिर और चीजें पता चलेंगी, फिर आपको कहीं कहीं ऐसा भी लगेगा कि ये दोनों एक जैसे हैं, कहीं कहीं ऐसा लगा नहीं नहीं ये दोनों तो एक जैसे बिल्कुल नहीं। तो आराम से बहुत डिटेल में जो हिस्ट्री का जब हम ये वाला एरा पढ़ेंगे ना 1947 से लेके 2025 तक, इसमें सब समझ आएगा। आगे लिखो, नंबर 2 लिखना लिमिटेड फ्रीडम। लिमिटेड फ्रीडम लिखना, लिखना स्पीच, स्पीच यानी बोलने की आजादी आमतौर पे यहाँ कम होती है, स्पीच कॉमा असेंबली, जुड़ने की आजादी कम हो जाती है, असेंबली एंड अदर राइट्स, और भी दूसरे कोई राइट्स होते हैं ना जो आमतौर पे डेमोक्रेसी में मिलते हैं, वो यहाँ नहीं मिलते, आर वेरी रेस्ट्रिक्टेड, यहाँ बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि आप सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ नहीं, ना कोई जुलूस निकाल सकते, कुछ नहीं। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आगे लिखना थर्ड, लिखना हाई स्टेट कंट्रोल, राज्य का बहुत भयंकर कंट्रोल होता है, हाई स्टेट कंट्रोल ओवर 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 वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, ओवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी सच एज एजुकेशन। तो ये डिसाइड करते हैं तुम क्या पढ़ोगे, जो ये पढ़ाना चाहते हैं वही पढ़ते हैं। अगर उसमें ऐसे लिख दिया कि भाई इंदिरा जी की पूजा करनी चाहिए रोज, या मोदी जी की पूजा करनी चाहिए रोज, या कोई और अरविंद केजरीवाल की पूजा करनी, तो तुम्हें पूजा करना सिखा देंगे। समझ गए, ऐसा होता है इनके यहाँ, राजा की पूजा। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। लिखो क्या लिखा, एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी सच एज एजुकेशन कॉमा मीडिया कॉमा इकोनॉमी एटसेट्रा। मीडिया भी सारी बातें वही बोलता है, जय जय मोदी जय जय मोदी, समझ रहे हो तुम? और तुम्हें लग रहा होगा मोदी जी के टाइम तो यही चल रहा है, ऐसा नहीं होता। अभी तुम और एस्पेक्ट समझोगे तब समझोगे कि क्या चल रहा है। लेकिन इतना आसान नहीं है फैसला बनाना जो मुंह पे चिल्ला देते मोदी जी ने तो अथॉरिटेरियनिज्म ले आए हैं। ठीक है, उनको वेरीफाई करना पड़ता है कि क्या सच में वैसा है या नहीं, अभी तो डेमोक्रेसी चल रही है, या डेमोक्रेसी खत्म होके अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ जाती जा रही है। कुछ भी फीलिंग हो सकती है भाई, कुछ भी आ सकती है। बहुत, मैंने कहा ये सब्जेक्ट ऐसी है बहुत कंट्रोवर्शियल, हर किसी भी आदमी को कुछ भी दुख सकता है। अब तुम मोदी जी के भक्त हुए और तुम राहुल गांधी जी के भक्त हुए तो किसी को भी दुख सकती है कोई भी बात। जिधर मैंने एक भी लाइन इंदिरा जी पे बोली तो तुम्हें दुख, इधर मोदी जी पे बोली तो तुम्हें दुख। ठीक है, बस एंड करने वाले हैं बेटा, घबराओ मत, मत चेहरों पे दिख रहा है मुझे, पर ये धीरे धीरे तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ बैठने की। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे। लिख लिया, एजुकेशन एंड इकोनॉमी, फुल स्टॉप। लिखना, लिखना इट्स सब टाइप्स इंक्लूड, तो दो नाम लिखें, दोनों को समझा देता हूं। इट्स सब टाइप इंक्लूड, लिखना नंबर 1 ऑथोरिटेरियनिज्म, 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 that is it focuses on, it focuses on maintaining political power, maintaining political power, often often allowing some, often allowing some social social और इकोनॉमिक फ्रीडम, कि इसमें थोड़ी सोशल फ्रीडम होती है, थोड़ी इकोनॉमिकल फ्रीडम होती है। ठीक है, जैसे बहुत सारे डिक्टेटर्स होते थे पहले, यही करते थे थोड़ी बहुत कि हाँ समाज में कुछ नहीं बोलना या इकोनॉमिक्स पे नहीं बोलना, बाकी और चीज़ों पे डिसेंट नहीं सहते थे, लेकिन कुछ जगह फ्रीडम दे देते थे। दूसरा लिखो, ये होती है ऑथोरिटेरियनिज्म। दूसरा लिखो टोटलिटेरियनिज्म, ये ज्यादा खतरनाक होती है, ये तो बिल्कुल ही तानाशाह बन जाता है। लिखो कंट्रोल्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, controls all aspects of society in both public and private life, कि तुम अपने घर में भी क्या करोगे ना, ये भी वो डिसाइड करता है, इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। ऑफन थ्रू, किस तरह से कंट्रोल करता है, तो लिखो ऑफन थ्रू, ऑफन थ्रू आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी एंड सर्विलांस, निगरानी रख के, या फिर ऐसी आइडियोलॉजी प्रीच करते हैं जिससे कंट्रोल रह सके। ठीक है,
अगला लिखो, देखो सोशलिज्म, ओ सॉरी कहां तक हो गया, ऑथोरिटेरियनिज्म एंड टोटलिटेरियनिज्म। अगला लिखो, लिखो सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। अब यहां थोड़ा ध्यान से समझिए, आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनना। सोशलिज्म और कम्युनिज्म क्या होता है? एक मैंने आपको बात बताई थी ना कि एक कैपिटलिज्म भी होता है। कैपिटलिज्म में क्या होता है? प्रॉफिट इज द सोल मोटिव, यानी सारा काम इसलिए किया जाता है कि भाई कमाई होगा हमारी। ठीक है, सरकार भी इसी बात को प्रेरित करती है कैसे ना कैसे इकोनॉमिक सेंस में बढ़िया ज्यादा से ज्यादा कमाओ, चाहे उसके लिए पूरी की पूरी पृथ्वी नष्ट हो रही हो, कर दो नष्ट। अमेरिकन आइडियोलॉजी में आपने देखा होगा, पैसा कमाने के लिए वो तुम्हारे वैल्यू सिस्टम को भी क्रश करना है, कर देंगे। तुम्हें हर चीज में तुम्हें नीचा दिखाना है, नीचा दिखा देंगे। तुम्हें ये बिलीव कराना है कि ये पाम ऑयल खाने से तुम्हारी सेहत बनती है, तो ये भी बिलीव करा देंगे। तुम्हें कुछ भी बिलीव करा देंगे कि भाई ये जो चॉकलेट है ना, ये नहीं खाओगे ना तो जब तक तो तुमने जीवन में कुछ नहीं किया, या ये फलाना आईफोन नहीं खरीदोगे तो जीवन में कुछ नहीं किया, या फलाना ये चीज नहीं ली। कैसे ना कैसे बाजार तुम्हारे सर पे बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि इन सब का मेन चीजें सब अमेरिका से डोमिनेट हो रही हैं, क्योंकि इनका सब मेन मार्केट वो है, सब कमाई वहीं जाती है। तो अपनी कमाई के लिए कुछ नहीं सोचते समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये नहीं सोचते नेचर पे क्या प्रभाव पड़ता है। कितनी भी माइनिंग करनी करो, बस हमें तो हमारी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। इतना प्लास्टिक कल्चर किसने बढ़ावा दिया? इन्होंने, कैपिटलिस्ट ने। आज की तारीख भी बाजार जितना कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ता है ना, उतना इन कंसर्न्स को सबको भूल जाता है। लेकिन सोशलिज्म इसके विपरीत एक विचारधारा है। हालांकि ये जो एक्चुअल में सोशलिज्म कैपिटलिज्म क्या है, तो ये मैं तुम्हें जब समझाऊंगा, जब तुम्हें ऑपरेशन मार्क्सिज्म समझाऊंगा ना कि ऑपरेशन क्या होता है, तब इन बात को बहुत ढंग से समझ में आएगा। लेकिन अभी सिर्फ तुम्हें आज की क्लास में तुम्हें कुछ समझ में आ जाए उतना बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। सोशलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो उस कैपिटलिज्म के विरोध में आई थी। वहां लोगों ने ये कहा था कि यार ये इस तरह से दुनिया खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, सरकार सारे धंधे चलाएगी, आम आदमी कोई धंधा नहीं चला सकता। सरकार सबको नौकरी पे रखेगी, सबकी सरकारी नौकरी होगी। और कितनी मस्त चीज है ना ये तो, सबकी सरकारी नौकरी होगी तो सबको पेंशन भी मिलेगी, मर्जी है जैसे काम करो सरकारी नौकरी में, तो है कितनी खुशी की बात है ना। पूरा समाज प्रफुल्लित हो जाएगा, मजा आ जाएगा। तो सोशलिज्म ऐसे ही बेची गई सबको। हर देश ने शुरुआत में कोशिश की, एक समय आया था जब सब सोशलिज्म से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए और सब यहाँ ये अच्छी चीज है। हाँ, असल में कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में एक फर्क बताने के लिए एक एग्जांपल बताता हूँ, फिर आगे इसी को कंटिन्यू करूंगा। आप लोगों ने कभी वो देखें, ये एक बड़े बड़े टेम्पू होते हैं, देखें वो बड़े वाले जिसमें 8-10 जने एक संग ठूस के ले जाता है वो, देखें। और एक ऑटो होता है, रिक्शा, दोनों में फर्क जानते हो? ओ, आइडियोलॉजिकल फर्क बताओ। ये है कैपिटलिज्म, ये है सोशलिज्म। कैसे? सुनो, तुम यहां खड़े हो, तुम्हें पता है इसको इसको टेम्पू बोलते हैं शायद, है ना? टेम्पू, या पहले विक्रम बोलते थे। ये लंबे वाले को पहले एक विक्रम कंपनी बनाती थी शायद, इसको लंबे वाले तो टेम्पू मान लेते हैं। तो अब तुम टेम्पू स्टैंड पे जब जाते हो तो तुम यहाँ बैठते ही तुम्हारे टेम्पू चल देता है क्या? पहले सबको भरेगा, मोस्ट एफिशिएंसी पे आएगा कि हाँ इतने लोग ले जाए जा सकते थे, उतने में ले जा रहा हूं तो तेल कम जलेगा ना, यानी हर आदमी के लिए तो नहीं जला। हाँ, उसके बाद जो दूसरा टेम्पू है वो तभी टेम्पू लगा सकता है जब ये निकल जाए। इसके आगे जाके तुम्हें हजार 2 रुपए में दे दूंगा, 3 रुपए में। ऑटो वाला तो कहता ये 50 ले जाना, 40 में ले जाऊंगा, चल 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 चल। ये है कैपिटलिज्म। यहाँ कोई कंसर्न नहीं समाज में तेल ज्यादा जा रहा है, क्या ज्यादा जा रहा है, समाज लुट रहा है। इतना कंपटीशन को बढ़ावा देते हैं कि तुम जैसे ही इसमें बैठे तुरंत तुम्हें ले जाएगा। और इसके बैठने से पहले कोई दूसरा आगे बोल दे 50 में ले गया। लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि इसको समाज की फिक्र ज्यादा है। उसको अपनी भी रोजगार की फिक्र है और इसके भी रोजगार की फिक्र है कि आज अब मैं जाऊंगा तो ये लगेगा, फिर ये जाएगा तो अगला लगेगा। सिर्फ ऐसे नहीं मैं ही कमाऊं, पूरा समाज कमाए। ये क्या कहता है? सबका लूट के मैं खा जाऊं, ये है कैपिटलिज्म।
मुझे कोई मतलब नहीं समाज से, मुझे तो रोकड़ा चाहिए बस। ये बेस्ट एग्जांपल है हिंदुस्तान में कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का। तो सोशलिज्म क्या करती है, ये एक राज्य बनाती है और राज्य को सर्व शक्तियां दे देती है। उसमें सबसे बड़ी चीज होती है प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट, क्योंकि जब प्रॉपर्टी नहीं होगी धंधा कहां खोलोगे, धंधा तो कहीं खोलना है ना। क्योंकि उस समय सर्विस इंडस्ट्री नहीं थी ना इतनी बड़ी कि जिसको जगह की भी जरूरत नहीं है। सर्विस इंडस्ट्री तो कहीं से भी चल सकती है, लेकिन पहले फैक्ट्रीज थी, फैक्ट्री के लिए तो जगह चाहिए, खेती थी, खेती के लिए तो जगह चाहिए, करो तो जमीन पे ही। तो जमीन सारी थी सरकार की सोशलिज्म में। सरकार बांटती थी लोगों को कि तू खेती कर ले, तू खेती कर ले, जो जो जिसको सरकार। फिर सरकार एस्टेब्लिश करती फैक्ट्री, सबको रखती मुलाजिम और सबको क्या करती थी, तनख्वाह देती थी। ऐसी सोसाइटी में सोशलिज्म में, और बताता हूं और कैसे चलती थी सोशलिज्म में, ताकि जबरदस्ती समाज के रिसोर्स खर्च ना हो ना, वेस्ट ना हो, तो और लोगों में इतना एक्सेसिव कंपटीशन ना हो। तुम्हें पता है आज की तारीख में एक कपड़ों के दुकानदार के पास न जाने कितना कपड़ा वैसे ही पड़ा है, और न जाने कितने लोग नंगी घूम रहे हैं जिनके तन पे एक कपड़ा नहीं है। सोशलिज्म में ऐसा नहीं होता, सोशलिज्म में जितना बनाया जाता है उतना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जबरदस्ती बना के नहीं रखते हैं। तो सरकार उतना ही प्रोडक्शन करवाती थी जितनी समाज को जरूरत थी, और सरकार ने इसके पैरामीटर भी बना दिए थे कि तुम 10 ही तरह के कपड़े हैं यही पहन सकते हो, 5 ही तरह के रंग हैं यही पहन सकते हो, 6 ही तरीके के जूते हैं यही पहन सकते हो, 2 ही तरीके की गाड़ियां हैं यही चला सकते हो। और घर को अब आमतौर पे सबसे ज्यादा खर्चा किसी का किस में होता है, शादी ब्याह में, गाड़ी में, घर में। सरकार कराती थी शादी ब्याह, आपको कोई खर्चा नहीं। घर लोगों के हिसाब से मिलता था, 5 लोग हैं तो 5 कमरे का घर मिलेगा, एक आदमी है चाहे कितना ही बड़ा काम करता हो उसको एक ही कमरे का घर मिलेगा। आज तो अंबानी ने एंटीला बना रखा है, चाहे उसमें 3 ही जने रह रहे हैं या 5 ही जने रह रहे हैं, बाकी नौकर रख रखे। वो बना ही नहीं सकता था सोशलिज्म, क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं मिलती। समझ रहे हो अब कौन सी व्यवस्था अच्छी लग रही है? हाँ, प्रभावित हो गए तुम भी चलो सोशलिस्ट समाज बनाएंगे। लोगों ने, बहुत देशों ने ट्राई किया, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी बहुत तगड़ी, इसमें सब लोग आलसी भी तो हो जाएंगे। मैं नहीं कर रहा काम, सरकारी काम है, अपने आप आ जाएगी सैलरी। किसी ने इस पे सोचा ही नहीं कि इंसान बेसिकली काम चोर है, इसलिए गिर गया ये सिस्टम। समझ गए? कुछ काम ही नहीं हो रहे थे, फिर सैलरी अपने आप ही आ जाएगी। तो समझ रहे हो खेल? पर कोई बात नहीं, ये मेरा मुद्दा नहीं, मेरा मुद्दा ये समझाने का है कि यहाँ सरकार सब चीज कंट्रोल करती है। कम्युनिज्म इसकी भी एक अगली अवस्था होती है। कम्युनिज्म के अंदर ये सोचा जाता है कि अब लोग ही इतने समझदार हो गए हैं, लोगों के अंदर इतनी विजडम आ गई है कि हमें सरकार की जरूरत नहीं है, लोग खुद ही अपने समाज का ध्यान रख लेंगे अपने आप, कोई समाज की जरूरत नहीं है। लोग अपने आप ही, जैसे कबीलों में ध्यान नहीं रखते थे क्या, अपने भाई बंधु समझ के सबको कि हाँ इसका भी मैं ध्यान रखूंगा, उसका भी मैं ध्यान रखूंगा, ऐसा होएगा क्या कभी दुनिया में? लेकिन ये आदर्श चीज है असल में, इसीलिए तो कम्युनिज्म कहीं नहीं है, लेकिन लोग इस तरफ जाना चाहते हैं। कम्युनिज्म की एक प्रॉपर्टी होती है सोशलिज्म से अलग, कि सोशलिज्म में राज्य सब कुछ कर रहा होता है, यहाँ राज्य भी नहीं बचता, गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, और ये माना जाता है कि लोग ही इतने एजुकेटेड हो गए हैं कि अब लोग ही कर लेंगे। ठीक है, ये फर्क है इनमें। तो लिखो, लिखो सोशलिज्म के अंदर लिखना, लिखो, इट इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी, इट इज अ पॉलिटिकल and economic theory advocating for advocating for advocating for social ownership, advocating for social ownership and democratic control and democratic control and democratic control of the means of production, of the means of production
of the means of production, thus regulating the economy, thus regulating the economy. फुल स्टॉप लिखो. इट्स की कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड, तो इसकी सबसे बड़ी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो वो तो पहली तो सोशल वेलफेयर है ना, लोगों की भलाई सोच रही है तो हर जगह सबके घर में खाना हो. यही तो है वो विचार जो सब सोचते हैं ना कि बकरा कटेगा तो सब में बटेगा. वो ये कि जब भी कोई चीज आए ना घर में तो सब में बटे, समाज में कोई चीज आए तो सब में बटे. लेकिन कैपिटलिज्म कहता है नहीं, उसका हक ज्यादा है जिसने मेहनत ज्यादा की है. अब बताओ कौन सा सिद्धांत अच्छा है? कंफ्यूज हो गए अब थोड़ा, लेना है ना कंफ्यूज. ये भी वक्त परिस्थिति. कोई आदमी जो बेचारा लंगड़ा लूला है तो, या कोई और फिजिकल उसको दिक्कत है तो वो क्या कहेगा? वो भी यही कहेगा. अब वो तुम्हारे बराबर नहीं भाग सकता ना, उतनी मेहनत नहीं कर सकता. अब उसके लिए कौन सा सिद्धांत अच्छा है? और क्या पता कोई ऐसा सिद्धांत रख लें अपन कि नॉर्मल जो और लोग हैं जो जैसे कॉमन लेवल पे कर सकते हो मेहनत, तो उनको कंपटीशन पे ही लड़ाएं, और जो नहीं कर सकते उसके लिए सरकार ध्यान रख ले. ऐसा ही तो इंडिया में है. इसको भी तो मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं. जो मैंने कहा था ना, हमारे यहाँ ऐसा सोशलिज्म है. हमारे यहाँ ये वाला सोशलिज्म नहीं है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ. हमारे तो सब चीज अलग. हमारे ऐसा सेकुलरिज्म भी नहीं है, हमारे ऐसा सोशलिज्म भी नहीं है. हमने हमारी परिभाषाएं अपना रखी है सब हमारे देश के हिसाब की. तो आगे लिखना. नंबर 1 की कैरेक्टरिस्टिक में पहला लिखो सोशल वेलफेयर. सोशल वेलफेयर लिखना. स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन, बहुत स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस होता है इसमें एजुकेशन, हेल्थ और इन सब का, कि ये सबको मिले सुविधाएं. स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन पब्लिक सर्विसेज लाइक, on public services like healthcare, comma education and social security. ये शब्द क्या होता है? सोशल सिक्योरिटी को समझा देता हूं एक बार, जल्दी लिख लो. सोशल सिक्योरिटी क्या होता है? तो सोशल सिक्योरिटी का कंसेप्ट कहां से आया वो समझेंगे. आप लोग कभी सर्कस देखने गए हो? तो सर्कस में यहाँ पे एक आदमी ऐसे लटका हुआ होता है और यहां से छलांग लगाता है इधर, है ना? नीचे कुछ होता है क्या? क्या होता है? सेफ्टी नेट होता है. ध्यान रखना, सेफ्टी नेट क्या सुविधा देता है? क्या घर कभी गिर गए तो हम बचा लेंगे. तो अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ हो गया तो सरकार है, इंश्योरेंस दे देगी, घबराओ मत. इसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी. अगर तुम बूढ़े हो गए और चल फिर नहीं पा रहे हो, सरकार है, सरकार तुम्हारा ध्यान रखेगी. सोशल सिक्योरिटी. अगर इधर से उधर कूदे नीचे गिर गए तो हम है ना. LIC की भी तो टैगलाइन यही है, हम है ना. सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी. समाज कि अगर तुम पैसा नहीं, नौकरी नहीं लग रही, फॉर एग्जांपल आमतौर पे सोशलिज्म में ये बात नहीं आएगी, सोशलिज्म में सरकार नौकरी दे दी, नौकरी नहीं लग रही तो सरकार मनरेगा चलाएगी. ओ, मनरेगा का तो नाम बदल गया, जी राम जी. नहीं हो गई तो सरकार जी राम जी योजना के तहत आपको रोजगार देगी, है ना. हम सोशल सिक्योरिटी देते हैं, तो सामाजिक सुरक्षा दे रहे हैं ताकि तुम कभी भी गिर ना पड़ो. किसमें? गरीबी में. किसमें? कोई हेल्पलेसनेस में. सरकार है, बुढ़ापे में ध्यान रख ले, घबराओ मत. किसी के पति मर गया, वो औरत नहीं कमाती थी, विधवा आश्रम है, सरकार ध्यान रख लेगी, या फिर सरकार पेंशन दे देगी. यही तो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं. आइडिया समझ में आया? आज जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे. इसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी. ठीक है, चलो. हाँ, कहां तक लिखा? स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस. नंबर 2 लिखना इसी में की कैरेक्टरिस्टिक में, लिखो इकोनॉमिक इक्वालिटी. मैंने पहले ही बताया, बकरा कटेगा सब में बटेगा, यानी सबको इकोनॉमिक इक्वालिटी लाएंगे कि सबकी समान इनकम है, कोई भेदभाव नहीं है देश में. तुम भी 5,000, तुम भी 5,000, तुम भी 5,000, सब 5,000 कमाते. तो क्या किसी में कभी जलन आएगी? अच्छी व्यवस्था तो है. क्या कभी किसी में ऊंच नीच की कोई विभाजन आएगा? कभी किसी को लगेगा कि यार मेरा तो शोषण हो रहा है यहाँ? नहीं, सब बराबर कमा रहे.
लेकिन कभी कभार हमें तो ये लगता है कि अंबानी हमारा शोषण करता है, 399 कर लिया, 699 कर लिया। लगता है ना कि तू तो कमाए जा रहा है, हमसे चूसे जा रहा है, हो सकता है ना। बस आगे लिखो। इन इधर सोशलिज्म में ऐसा नहीं होता है, यहाँ सरकार ही चलाएगी, एक नेटवर्क सबको बराबर रेट पे सब चीज देगी कि भाई इतने ही रुपए खर्च करने, तुम भी 100 देते हो सभी 100 देते हो, और वो बढ़ेगा भी नहीं रेट जब तक समाज को बहुत जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलो आगे लिखना डेमोक्रेटिक प्रोसेस। नंबर 3 लिखना डेमोक्रेटिक प्रोसेस। डेमोक्रेटिक प्रोसेस कि भाई आमतौर पे इसको डेमोक्रेटिक प्रोसेस को काट दो, काट दो इसको, ठीक है। क्योंकि आमतौर पे जो सोशलिस्ट स्टेट्स बने ना, वहाँ ज्यादा डेमोक्रेसी की इज्जत की नहीं गई। ठीक है, हमारे देश में तो हो रही है लेकिन, पर हाँ रख लो, भले ही चाहो तो लिखो, तो काट दिया तो हटा दो, कोई नहीं। चलो इसमें लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, लिखो सोवियत, लिखना सोवियत रशिया, पुराना जो रशिया था ना, सोवियत रशिया। यूएसएसआर लिख लेना, पहले एक बड़ा राष्ट्र था यूएसएसआर, उससे टूट गए बहुत सारे देश। अगला लिखा कम्युनिज्म, लिखो लिखना कम्युनिज्म में लिखना इट इज लाइक सोशलिज्म, इट इज लाइक सोशलिज्म, it is like socialism, it is like socialism, with the difference that with the difference that with the difference that it is it is it is a classless, ये वर्ड लिखना classless, classless, stateless, stateless सोसाइटी। हालांकि सोशलिज्म भी यही पूरी कोशिश करता है कि कैसे भी क्लासलेस बने, लेकिन स्टेटलेस की कोशिश नहीं करता। कम्युनिज्म स्टेटलेस बनाने की कोशिश करता है। क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी, सोसाइटी that is means of production are owned, means and production are owned and controlled by the community, by the community, by the community। ठीक है, ये सब तरह की अब मैंने आपको बता दिए, फुल स्टॉप लगा दो। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हमने खत्म कर ली कि भाई ऐसे ऐसे टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है। और भी कुछ शब्द होते हैं वो एक एक करके, और अपन समय जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे समझा दूंगा। एक वर्ड और होता है वो मैंने बताया नहीं अभी, रिपब्लिक, और फिर भी समझा देता हूँ मोटा मोटा, चाहो तो एक पॉइंट और ये पर ये अपन प्रियम्बल में पढ़ेंगे, वैसे रहने दो, बता देता हूँ अभी समझने के लिए सुन लो। रिपब्लिक होता है, रिपब्लिक का मतलब जहाँ हेड ऑफ स्टेट जो है ना वो एक इलेक्टेड इंसान हो, ना कि हेरिडिटी। तो बताओ यूके में क्या रिपब्लिक है? रिपब्लिक वो होता है जहां सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ द कंट्री है ना, वो भी आम आदमी के लिए खुली है, तो उसके नीचे की तो सब खुल गई अपने आप ही। तो जो टॉप मोस्ट पोजीशन है ना उस पे भी आम आदमी बैठ सकता है, यानी किसी एक डायनेस्टी, किसी एक राजवंश का राज नहीं है, कोई भी आम आदमी टॉप मोस्ट पोजीशन। हमारे देश की सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन क्या है? प्रेसिडेंट। शक्ति प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, पोजीशन प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट क्या आम आदमी बनता है? अभी कौन है प्रेसिडेंट? द्रौपदी। एकदम आम है, समझ गए? किसी राजा का राज तो नहीं। तो बताओ इंग्लैंड में क्या है? क्या इंग्लैंड रिपब्लिक है? वहां एक रानी होती है और प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर हर साल बदलता है, रानी के बेटे ही राजा या रानी बन जाता है। नहीं है, समझ में आ गया? हालांकि मैं पहले बता चुका था तुम्हें कि कैसी सरकार है, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, कोई नहीं, अभी तुम नए हो तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई ये बात? तो ऐसे ये फर्क होता है रिपब्लिक में और दूसरे मोनार्की में, कि रिपब्लिक मतलब जहाँ टॉप मोस्ट पोजीशन भी खुली हुई है, तो नीचे की सब अपने आप खुल जाती है। वहां किसी डायनेस्टी का कोई राज नहीं, पहले हुआ करता था राजा का बेटा ही राजा बनता था, तो ये प्रथा खत्म करना को रिपब्लिक बनाना कहते हैं। ठीक है, सब कुछ लिखा दिया। अब ये क्लास हो गई, अब अपन ने किस में पढ़ रहे हैं? आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन। तो स्टेट की डेफिनेशन से अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। लेकिन अभी स्टेट का थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है ना कि गवर्नमेंट टाइप ही चीज होती है स्टेट,
लेकिन आप और डिटेल में पढ़ेंगे तब स्टेट की परिभाषा और क्लियर होगी, और इसमें ये भी इंक्लूड होता है, ये इंक्लूड नहीं होता है। आर्टिकल 12 के लिए स्टेट ये होती है, लेकिन जो पॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ स्टेट है वो और भी बड़ा है, लेकिन 12 में इतना ही लिया है। ऐसे धीरे धीरे और समझते जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट अब मोटा मोटा आइडिया आ गया दुनिया में कैसे चल रही है। ठीक है, चलो भाई ओवर करते हैं, थैंक यू।